डेंगू बोलता है कि वेल सब कुछ ठीक है, ये पेट्रोलर्स थे, ये यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, और जो मैंने उन्हें दिया वो करेंसी है यहाँ की। वो फिर आगे की तरफ मूव कर रहे होते हैं। डेंगू बोलता है आगे देखो, वो हमारी डेस्टिनेशन है हीजा। वैसे मूव कर रहे होते हैं, वो ऐसे सिटी में एंटर कर जाते हैं। डेंगू बोलता है ध्यान देना, यहाँ पे कुछ ज्यादा सर्वेलेंस डिवाइसेस हैं, वेल जैसे सीसीटीवी। चलो गेट के थ्रू जाते हैं। वैसे मूव कर रहे होते हैं, अंदर की जो सिटी होती है वो वेल कुछ ज्यादा एडवांस लग रही होती है। जॉनी बोलता है वाह यहाँ पे तो कुछ ज्यादा एलियंस है, शक्लें एलियंस की तरह, मतलब अलग तरह की प्रजाति। डेंगू बोलते कि देखो मत इनकी तरफ, ये हमें वेलकम नहीं करते हैं यहाँ पे। चलो होटल को फाइंड करते रहने के लिए, फिर हम अपने प्लान को स्टार्ट करते हैं। हमें होटल का सीन दिखाई देता है। डेंगू ने एक रूम लिया होता है। वो बोलता है मैं अपने लोगों से बात करके आता हूँ, तुम अनपैकिंग स्टार्ट करो। जॉनी बोलता है ठीक है। फिर ऐसे जॉनी अपने रूम में होता है, वो अपने फ्रेंड्स को फोन करता है। बाकी सभी वहां पे आ जाते हैं और बोलते क्या हुआ, कुछ गलत है क्या जॉनी? जॉनी चुप होता है और बोलता है कुछ मेरे को सही नहीं लग रहा है। हमारे कैप्टन ने बोला है कि हमारे कैप्टन ने हमें कुछ भी नहीं बताया रेस्क्यू प्लान के बारे में, वो बाकी दूसरी चीजों के बारे में बात करता रहता था। लुफेंग बोलता हाँ वो कुछ ज्यादा चुप था। तभी जॉनी को वॉइस मैसेज आता है। जॉनी उसे स्टार्ट करता है, मतलब प्ले करता है। वो बोल रहा होता है कि जो तुम्हारा फाइनल एग्जाम है वो स्टार्ट हो गया, सर्वाइव करो और एस्केप करो। तुम्हें 10 दिन के अंदर अपने प्लेनेट में वापस आना है। अगर तुम इस टाइम को ज्यादा एक्सीड कर जाओगे तो वो तुम्हारा फेलियर कंसिडर होगा। तुम्हारे 1 दिन का रेंट पे कर दिया गया है। ये सुन के सभी चुप हो जाते हैं। कॉली बोलता है ओए क्या करें अब हम? जॉनी सोच रहा होता है चुपचाप और बोलता है सर्वाइव और एस्केप करना। ऐसा ये टफ लग रहा है पर हम कम्प्लीटली बेवकूफ नहीं है, मतलब क्लूलेस नहीं है। उन्होंने हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी है। पहले ये कि जो मेटल है वो करेंसी है, मेरे पास है काफी वो, हमें पर मनी चाहिए चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है वो है एस्केप करना। जो स्पिरिट टावर है यहाँ पे वो बेस्ट ऑप्शन है। हम उनके एयरक्राफ्ट्स को यूज कर सकते हैं वापस जाने के लिए, वही करना हमने अभी के लिए। क्वाली बोलता हाँ लीडर तुम बेस्ट हो। जॉनी बोलता मैं बात करता हूँ रिसेप्शनिस्ट से, ऐसा पूछने के लिए कि हम एक्सचेंज कहाँ कर सकते हैं मनी को। जॉनी पहुंच जाता है वहां पे और बोलता है हेलो मेरे पास एक क्वेश्चन है, हम एक्सचेंज कहाँ कर सकते हैं मेटल को मनी में? वो जो इंसान होता है वो बोलता है बच्चे इधर आओ, तुम राइट प्लेस पे आए हो, अपना सारा रेयर मेटल मुझे दे दो। वो जॉनी के सर के ऊपर हाथ लगाता है। जॉनी गुस्सा होकर बोलता है सच्ची? वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो इंसान सोच रहा होता है कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जॉनी से गोल घुमा देता है और जोर से नीचे पटकता है। उसके मुंह से खून निकलाता है। फिर वो एक आई शार्ड को क्रिएट करता है और उसके बिल्कुल आईज के पास ही रख देता है। वो जोर से चला रहा होता है। जॉनी आई शार्ड को गायब कर देता है और बोलता है कि तुम अभी भी मेरे मेटल को चाहते हो? वो ऐसे बेहोश हो जाता है। जॉनी बोलता है तुम ही मांग रहे थे अब इस चीज को, अब तुम मेरे आंसर्स का क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसे पड़ा होता है, वो बेहोश नहीं होता। वो इंसान बोलता है तुम यहाँ पे कर सकते हो, 1 kg मेटल 20 कॉइन्स के लिए एक्सचेंज होगा। जॉनी बोलता है मेरे को 100 कॉइन्स दो। वो एक क्यूब टाइप को बाहर निकाल देता है। वो इंसान सोच रहा होता है स्पेस स्टोरेज, और ये तो कुछ ज्यादा ही है। जॉनी बोलता है कि स्पिरिट टावर कहाँ पे है, मेरे को एग्जैक्ट एड्रेस दो। वो बोलता है कि ईस्ट साइड सिटी के। जॉनी बोलता है लास्ट चीज, मेरे को तुमने दिमागी तौर से तंग किया है, मेरे को उसके बदले 10 कॉइन्स चाहिए। तुम क्या सोच रहे हो, तुम मेरा एडवांटेज ले सकते हो? वो मार्शल आर्टिस्ट, वो इंसान बोलता है तुम। एक और इंसान वहां पे आ जाता है और बोलता है वो बच्चे तुम्हें पता है यहाँ का ओनर कौन है? जॉनी उसकी तरफ देख रहा होता है, घूरता है और अपने वेल ड्रैगन ओरा और साउल सप्रेशन दोनों को यूज करता है। उसकी जो एनर्जी होती है वो सभी को डरा रही होती है, वो सभी काम पी रहे होते हैं एक तरह से। फिर हम बता जाते हैं कि जॉनी को पता है उसको अपनी पावर दिखाने पड़ेगी ताकि ये जॉनी को और ज्यादा हरास ना करे, मतलब तंग ना करे। फिर ऐसे वो जल्दी से उन्होंने होटल को लीव कर दिया और वो स्पिरिट टावर की तरफ जाने लगे। जॉनी पहुंच जाता है टावर के पास और बोलता है कि ये जो टावर है तो कुछ ज्यादा इंप्रेसिव है। क्वाली बोलता है कि हमें अलग अलग होना चाहिए टावर में एंटर करने के बाद ताकि हम ज्यादा चीजों को फाइंड कर सकें। फिर वैसे एंटर कर जाते हैं। हम बताया जाता है कि कुछ ज्यादा लोग थे अंदर, तो ऐसे ही काफी ज्यादा भीड़ थी। जॉनी एक एम्प्टी काउंटर पे आया। जॉनी बोलता है कि मैं वापस कैसे जा सकता हूँ? जॉनी बोलता है कि मैं एक स्पिरिट को कैसे रिटर्न कर सकता हूँ? वो जो काउंटर पे होती है वेल वो बोलती है, मतलब बोलता है या फिर कि एक स्पिरिट गाइड को फाइंड करो। तुम उनकी स्पिरिट को तभी फाइंड कर सकते हो उनके मरने के बाद। जो प्राइस है वो क्वालिटी को मैच करता है। जॉनी बोलता है अच्छा क्या ये पॉसिबल भी है, मैं किसी से भी ले सकता हूँ? वो इंसान जॉनी की तरफ देखकर बोलता हुए, वो जॉनी की तरफ देख के हैरान हो जाता है, सोच रहा होता है ये तो कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल लेवल लड़की है शायद। वो बोलती है हाँ तुम कर सकते हो, डिफरेंट क्वालिटीज के डिफरेंट प्राइस है, तुम पूछ क्यों रहे हो? जॉनी बोलता है मैं सिर्फ जानना चाहता था। और क्या कोई शिप है डोलाओ के लिए? वो बोलती है क्या तुम डोलाओ में जाना चाहते हो? एक पायरेट क्या करेगा वहां पे जाके? जॉनी चुप हो जाता है, बोलता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्हें डोलाओ में बंद करके रखा हुआ है, मेरे को वहां पे जाना पड़ेगा उन्हें बचाने के लिए। वो इंसान हैरान हो जाता है, हो जाती है या फिर मतलब हो ही जाती लड़की है। वो फिर हैरानी से जॉनी की तरफ देख रही होती है और यहाँ वहां देखती है। फिर वो जॉनी के हाथ को पकड़ लेती, मतलब उसे खींचती है और बोलती मेरी तरफ आओ। वो एक
जगह लेके जाती है जॉनी को और बोलती क्या तुम पागल हो, तुम ऐसा नहीं बोल सकते यहाँ पे। जॉनी बोलता क्या क्यों नहीं बोल सकता हूँ मैं। वो बोलती है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा लोग हैं तुम्हारी तरह, पर तुम अपने पेरेंट्स को बचा नहीं सकते, तुम नहीं कर सकते हो। जॉनी बोलता है मैं को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैंने बचाना उन्हें। वो लड़की बोलती है कि मेरे पेरेंट्स भी अरेस्टेड थे, मैंने भी कोशिश की थी एयरक्राफ्ट को पाने के लिए और उन्हें सेव करने के लिए। जॉनी सोच रहा होता है मैंने तो कुछ ज्यादा बड़ा झूठ बोल दिया है, पर ये ग्रेट है, वाओ मतलब सही झूठ बोला मैंने। फिर वो बाहर आ जाता है और बोलता है कि उसने मेरे को ऐसा ऐसा बोला और बोला कि जाना नहीं है। जब वो गई तो उसने बोला कि कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है 15 दिन के लिए नेक्स्ट। क्वान ली हैरान होकर बोलता क्या 15 दिन, ये तो कुछ ज्यादा लेट हो जाएगा। जॉनी बोलता हाँ हमें कोई और तरीका फाइंड करना पड़ेगा। युआनन बोलती है कि हम पायरेट से क्यों नहीं स्टील करते। टांग की बोलती नहीं कुछ ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, हमारे ऊपर अटैक होगा जब हम वापस जाने की कोशिश करेंगे। बाइजुजू बोलती है कि वो सही नहीं है, हमें मैस नहीं करना है, मतलब पायरेट के साथ फाइट नहीं करनी है, हम सिर्फ उन्हीं शिप को कंट्रोल कर सकते हैं जो टांग सेक्ट की है। जॉनी सोच रहा होता है फिर बोलता है कि हम पायरेट से तो स्टील नहीं कर सकते पर हम टांग सेक्ट से स्टील करें क्या। मैंक्यून हैरान हो जाती है। युआनन बोलते क्या। जॉनी बोलते है कि हम टांग सेक्ट की शिप लेंगे और वो भी डेंगबू से, इस तरह से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएंगी। लुफेंग बोलते है कि हम उसे कैसे फाइंड करेंगे। जॉनी बोलता है हम कर सकते हैं। वो फिर ऐसे धीरे धीरे सभी को प्लान बता देता है, वेल हमें नहीं बताता पर फिर वो चल पड़ते हैं। जॉनी बोलता है ठीक है बात करना बंद करते हैं क्योंकि बात करने से सब कुछ सॉल्व नहीं होगा, हमें इक्विपमेंट्स चाहिए। फिर हम बताया जाते कि लॉन्जानियो ने क्वान ली को बोला कि अपने एनिमल को बाहर निकाले ताकि कोई भी तंग ना करे उन्हें। वैसे मंकी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। वो लार्जेस्ट स्टोर में पहुंच गए वहां पे। जॉनी बोलता है हाँ हम पहुंच गए, ये ग्रैंड ही या स्टोर है। वहां पे एक इंसान खड़ा होता है एज अ गार्ड। वो बोलता है एंट्री फीस 5 कॉइन पर पर्सन देने पड़ेंगे। जॉनी बोलता है अगर मैं नहीं दूं तो। वो इंसान बोलता है कि तुम क्या बोल रहे तुम। तो वो जो मंकी होता है क्वान ली का वो पंच मारता जोर से उसे, वो पीछे जाके गिरता है। जॉनी ऐसे इनोसेंट सा फेस बना रहा होता है कि जैसे कि तुम मैंने कुछ किया ही नहीं है। फिर ऐसे बाकी गार्ड्स की हिम्मत नहीं पड़ी और जॉनी वगैरह डायरेक्टली एंटर कर गए अंदर। वो अंदर होते हैं, जॉनी देख रहा होता है यहाँ वहाँ। वो बोलता है कि अंदर तो कुछ ज्यादा क्लीन है, तो कुछ ज्यादा कूल है, ये सब मेटल इक्विपमेंट्स हैं। वहाँ पे एक इंसान आ जाता है और बोलता है कि मैं क्या पूछ सकता हूँ, मैं कैसे हेल्प करूँ तुम्हारी। जॉनी बोलता है कि तुम्हारे पास कुछ है क्या, अच्छा नॉर्मल चीजें मत दिखाना। ओल्ड मैन चुप होता है। फिर थोड़ी देर बाद सोच के बोलता है कि सर मैं तुम्हें एक चीज एश्योर कर देता हूँ कि हम ऐसी चीजें सेल नहीं करते हैं जो बेकार हो, पर हम तुम्हें ऐसी चीजें सेल करेंगे जो अच्छी होंगी तुम्हारे लिए और तुम परचेज कर सकते हो। जॉनी बोलता है तुम प्रूफ चाहते हो क्या, ये इनफ प्रूफ है। वो अपनी रिंग से एक क्यूब को निकाल लेता है, वेल बड़े से, शायद मेटल है। ओल्ड मैन बोलता है कि 1 मिनट वेट करो। वो कुछ इंसानों को अपने साथ ले आता है और बोलता है मैं बता सकता हूँ कि तुम एक वर्दी वॉरियर हो, ये हमारे वेपन्स में से एक बेस्ट मैजिक वेपन है, प्लीज देखो इसकी तरफ। वो एक बॉक्स में ला रहे होते हैं। वो बोलते हैं जो मैजिक वेपन है वो एक आर्मर से इक्वलेंट है, इसका जो नेम है वो तुम दे सकते हो जब तुम ओनर बन जाओगे इसके। ये तुम्हारी सोल को प्यूरिफाई कर सकता है और तुम्हारी पावर को कंप्रेस करके साउल बुलेट्स को रिलीज करता है और ये रेजिस्टेंट है, मतलब अगर कोई 7 रिंग वाला साउल मास्टर तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा तो तुम्हें नहीं होगा कुछ भी। और जो बेस्ट फीचर है इसका वो ये है कि ये तुम्हारी ब्लड पावर को भी एम्पलीफाई कर सकती है। जॉनी उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है और बोलता है एक मैजिक वेपन जो कि ब्लड पावर को भी एम्पलीफाई कर सकता है। वो बूढ़ा इंसान बोलता है कि तुम ट्राई कर सकते हो वहां पे। वो एक तरफ इशारा करता है। जॉनी अपनी साउल पावर को यूज कर रहा होता है। वो आगे की तरफ शूट करने लगा होता है। वो शूट कर देता है, एक बहुत बड़ी लेजर टाइप आगे की तरफ जारी होती है। वोल्डमैन बोलते हैं तो कुछ ज्यादा पावरफुल है। वो जो बुलेट होती है वो एक ड्रैगन का रूप ले लेती है। एक इंसान बोल रहा होता है कि ये क्या चीज है, जो प्रेशर है वो इंटेंस है। तो वो बुलेट पूरी तरह से गायब हो जाती है। जॉनी की एनर्जी वैल्यू से कवर कर रही होती है। वो सोच रहा होता है कि जो मेरा गोल्डन ब्लड है उसकी पावर उस शॉट में चली गई, जो पावर थी वो कंप्रेस हो गई थी और जो शॉट था वो एक लार्ज डिस्टेंस तक चला गया। क्या उस प्रोसेस को मैं अपनी बॉडी के अंदर भी कर सकता हूँ, मतलब बॉडी के साथ भी बिना वेपन के। ऑलमैन बोलते कि तुम्हारी परफॉर्मेंस अमेजिंग थी सर, पर कुछ और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुमने उस गन को यूज कर लिया है, अब तुम इसके साथ बाउंडेड हो ब्लड से, तो ये जो वेपन है तुम्हारा हुआ। जॉनी सोच रहे थे फोर्स कर रहा है मेरे को बाय करने के लिए। जॉनी बोलता है मैं इससे कनेक्टेड हो गया, क्या बोल रहे तुम, क्या ये तुम्हारा प्लान है, तुम्हारे पास एक ही है इनमें से। वो इंसान बोलता है कि हमारे पास 2 हैं, वो पेयर्स हैं, तुम उन्हें भी ट्राई कर सकते हो। जॉनी दूसरे को भी शॉट कर देता है, मतलब ऊपर की तरफ। जॉनी सोच रहा होता है मेरे को कुछ थोड़ा सा फायर एलिमेंट चाहिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं और ज्यादा एलिमेंट को डाल सकूं इनमें। वर्ल्डमैन बोलता है कि तुम्हारी जो पावर है वो अनमैच्ड है, ये गन्स तो तुम्हारे लिए बनाई गई है सर, तुम इन गन का कवर फ्री में ले सकते हैं। जॉनी बोलता है ठीक है मुझे और भी बताओ। फिर ऐसे जो सेलर था उसने काफी ज्यादा वेपन्स को रिकमेंड किया। लांजानी ने कुछ देखे। लांजानी बोलता है एक्चुअली हमें एक एयरक्राफ्ट चाहिए, क्या तुम्हारे पास है वो। वर्ल्डमैन बोलता है एयरक्राफ्ट हम वो चीजों को सेल नहीं करते हैं, वो स्ट्रेटेजिक आइटम्स हैं, सिर्फ लोड जो है हमारे यहाँ के वही उन्हें बेच सकते हैं। जॉनी बोलता है अच्छा चलो ऐसे चलते हैं, तो चलो लोड मेंशन में चलते हैं। वर्ल्डमैन बोलता है कि 1 सेकंड रुको सर, पेमेंट को कंप्लीट करो। जॉनी बोलता है हमने तो बाय करने के लिए कुछ बोला ही नहीं था। वर्ल्डमैन बोलता है कि तुमने सब चीजों को ट्राई किया है, तुम्हें वो
बाई करने पड़ेंगी। जॉनी बोलता तुम फोर्स कर रहे हो हमारे ऊपर बाई करने के लिए। ओल्ड मैन बोलता है कि कोई भी अलाउड नहीं है यहाँ से जाने के लिए अगर तुम पे नहीं करोगे। लुफेंग बोलते हैं हमें पुश कर रहा है, मतलब कर रहे हैं, वो सभी घेर लेते हैं उन्हें। जॉनी बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो। वेल वो अपने वेपन्स को भी ले आए होते हैं। जॉनी बोलता है सच्ची, चलो देखता हूँ मैं अगर तुम हमें बीट कर सकते हो कि नहीं। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। ओल्ड मैन बोलते है रुको, क्या तुम जीना नहीं चाहते? और सभी यूएनएन भी अपनी आई ऑफ रीइंकार्नेशन को यूज करता है, उसकी आई अपीयर हो जाती है पीछे। ओल्ड मैन भी डर जाता है। फिर ऐसे ही पलक झपकते ही जितने भी गार्ड्स थे वो वहां पे हार जाते हैं। वो जो मैनेजर होता है वो बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम सब ये मारे जाओगे मेरे हाथों से। वो अपनी सारी रिंग्स को बाहर निकाल देता है। वेल 7 या 8 हैं, 7 हैं। जॉनी बोलता है 7 रिंग्स हैं, चलो बाहर चलते हैं, हम ये कर सकते हैं। वो अपनी गन को आगे की तरफ करता है, वो आगे की तरफ शूट कर देता है दोनों गन से। मैनेजर बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत किसी चीज को हाथ मत लगाना तुम यहाँ पे। क्वान ली ले लेता है एक बड़ी सी गन को और बोलता है चलो मैं इसे ट्राई करता हूँ और देखता हूँ कि तुम डोज कर सकते हो। मैनेजर हैरान हो जाता है, वो बहुत बड़ी एक लेजर टाइप जा रही होती है आगे की तरफ। वो बोलता है नहीं, तुम मेरे प्लेस को डिस्ट्रॉय कर दोगे। वो एक एनर्जी को रिलीज करता है। जो क्वान ली ने लेजर शूट की होती है उसे बंद कर लेता है उसमें और ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है। वो जो एनर्जी की बॉल टाइप होती है वो ऊपर जाती है और ऊपर एक्सप्लोजन होती है। जॉनी बोलता है मार्शल स्पिरिट, ये एक साउल मास्टर है, उसे विंग्स कवर कर रहे होते हैं। उसके पीछे विंग्स आ गए होते हैं मैनेजर के, उसकी आइज ग्लो कर रही होती हैं। वो बोलता है कि तुमने मांगा ये, तुमने मेरे को मेरे खुद के वेपन से शूट किया है, अब तुम मारे जाओगे। वो चेंज हो रहा होता है, उसकी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं। बैटल आर्मर से कवर किया इसने अपने आप को। जॉनी बोलता है बैटल आर्मर, ये एक सेकेंडरी मास्टर है। जुजू हमें थोड़ा सा टाइम बाय करो, सभी रेडी हो जाओ। और मैनेजर बोलते तुम कहीं भी नहीं भाग सकते हो। बाय जुजू अपनी मिडनाइट ब्लू आइरिस को यूज करते हैं, वही जिसमें वो फ्रीज कर देती है इंसान को। जॉनी बोलता है ठीक है जाओ इसे पकड़ते हैं। बाकी वहां पे लोग होते हैं, एक बोलते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है, दूसरा बोलते हैं तो एक्साइटिंग है। एक इंसान वहां पे होता है और वो बोलता है कि ये तो अनबिलीवेबल है। वहां पे एक बनी टाइप लड़का होता है, वो बोलता है कि किसकी हिम्मत है जो कि स्टोर ओनर के साथ ऐसे ही फाइट कर रहा है। वो जो पर्सन होता है जिसने अनबिलीवेबल बोला, तभी हमें एक और पर्सन दिखाया जाता है जो कि ऐसे ही खड़ा होता है पीछे। वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है, ऐसा लग रहा होता है शायद ये टांग ही होगा। क्वान ली बोलते गोल्डन फैटी आगे की तरफ जाओ और वो अपनी समनिंग गेट को भी यूज करता है। टांगों के 5 एलिमेंट को यूज करती है और आगे की तरफ अपने पाम अटैक को यूज करती है। लुफेंग व्हाइट ड्रैगन स्पेयर को यूज करता है, जॉनी गोल्डन ड्रैगन डोर को यूज करता है। फिर ऐसे सभी ने सेम टाइम पे अटैक किया था और सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। एनिमी कुछ नहीं कर पाया, उसने कभी सोचा नहीं था कि ये जो बच्चे थे इतनी ज्यादा अच्छी टीम की तरह अटैक करेंगे। उसकी तरफ अटैक आ रहे होते तभी जो मंकी होता है उसके पीछे पहुंच जाता है। मैनेजर उसे नोटिस करता है पर मंकी उसे बहुत जोर से मारता है। ऐसे जॉनी लगातार गन से शूट कर रहा होता है आगे की तरफ। मैनेजर प्रॉब्लम में होता है, सोच रहा होता है मेरी जो कल्टीवेशन बेस है वो 7 रिंग की है, पर ये मेरे को क्रश कर रहे हैं, मैं तो मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। जो स्टोर था उसे पूरी तरह से लोगों ने सराउंड कर लिया था। जो भी आसपास से जा रहे थे वो देखने के लिए खड़े हो जा रहे थे। वो कुछ ज्यादा हैरान होते हैं उस फाइट को देख के। जॉनी सोच रहे थे तो कुछ ज्यादा अटेंशन को पे कर रहे हैं हमारे ऊपर, पर ये काफी नहीं है, हमें ऐसे कंटिन्यूसली अटैक करना ही पड़ेगा। वैसे ही शूट करता जा रहा होता है। जॉनी बोलते क्वान ली सब कुछ मत तोड़ देना ठीक है, स्टोर में कुछ चीजें मेरे पास दे दो। क्वान ली बोलते ठीक है। फिर ऐसे क्वान ली एक्सपेंसिव आइटम्स को स्टोर की जॉनी के पास फेंकता जा रहा था। जॉनी उसे अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर डाल ले रहा था। उसकी जो रिंग ऑफ फेट है उसमें 10,000 मीटर स्क्वायर वो है, साइज की है वो, जो एज अ सक्सेसर मिली थी उसे स्कूल ऑफ लाइफ के लिए, फेटर्निटी की। जॉनी हैरान हो जाता है, तभी एक पर्सन वहां पे अपेयर हो जाता है। वो बोलता है काफी हो गया है। वो नीचे आ जाता है, वो शायद गार्ड होता है। वो जो मंकी होता है वो उसकी तरफ अटैक करने लगा होता है। वो अपने पंच को थ्रो करता है, वो पर्सन भी अपने पंच को थ्रो करता है उस मंकी की तरफ और उस मंकी को पीछे की तरफ उड़ा देता है। जॉनी सोच रहा होता है गोल्डन फैटी हार रहा है, ये मास्टर तो स्ट्रॉन्गर है उससे जिससे हम फाइट कर रहे थे। क्वान ली बोलता है गोल्डन फैटी वापस आ जाओ। वो मर जो जाता है उसके साथ और बोलता है दोबारा करो। वो जो गार्ड होता है वो बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा बेवकूफ हो। वो स्माइल करता है और उसके पीछे 2 रोबोट्स आ जाते हैं। बाइजुजू बोलती है तो डेडली मशीन्स हैं, ये भी यहाँ पे आ गए और ऊपर से 4 हैं। उन मशीन्स ने पूरी तरह से उन्हें घेर लिया होता है। जॉनी देख रहा होता है यहाँ वहाँ और बोलता है कि जुजू और मैंक्विन अपने उस स्ट्रॉम को यूज करो, युआनन और लुफेंग क्वान ली की हेल्प करो, यूगे तुम मशीन्स के साथ मशीन को डील करने के लिए मेरी हेल्प करो, मैं 2 से डील करता हूँ। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। बाइजुजू और मैंक्विन अपने स्ट्रॉम को रिलीज कर रही होती है। जो पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट्स होते हैं होते हैं वहाँ पे, वो बोलते हैं ये तो तूफान को ज्यादा टेरिफाइंग है, पीछे हट जाओ वरना हम भी फंस जाएंगे। ये बच्चे तो इंसेन है, ये अभी भी फाइटिंग करना चाहते हैं। ये पहले ओनर के साथ फाइट कर रहे थे शॉप की, अभी 4 मशीन्स को भी डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। जॉनी अपने स्पेयर की पावर को यूज कर रहा होता है, टांग की भी आगे की तरफ अटैक करती है। वो बोल रहे होते लोग कि ये हो ही नहीं सकते, नहीं जीत सकते हैं। वो कंटिन्यूसली अटैक कर रहे होते हैं उन मशीन्स की तरफ और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एक इंसान बोलता है क्या ये तो इम्पॉसिबल है, ये किस तरह का जादू है, इन्होंने मशीन्स को ऐसे ही फ्लैश में डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वो जो इंसान होता है गार्ड, वो उस मंकी के ऊपर हैवी पड़ रहा होता है, क्वान ली के ऊपर।
जॉनी देखते पीछे की तरफ। क्वानली बोलते कि जॉनी ये इंसान को ज्यादा टफ है, फिर उससे फायर ही निकल रही होती है एक तरह से। वो बोलता है कि मेरा मशीन कोड, तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो। वो आगे की तरफ पंच करने लगा होता है। क्वानली बोलता है ध्यान से, ये फ्लेम कुछ ज्यादा खतरनाक है। एक फ्लेम की टोर्नाडो टाइप ही आगे की तरफ आ रहा होता है। जॉनी अपनी ड्रैगन कोड ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करता है और हेवनली जो उसका स्पेयर होता है उसे फुल स्ट्रेंथ पे ले आता है और उस पूरे अटैक के सामने आ जाता है। जॉनी आगे की तरफ देखता है और अपने स्पेयर आगे की तरफ थ्रस्ट करता है। वो जो स्पेयर होता है वो उस फ्लेम टोर्नाडो को काट के आगे की तरफ आ रहा होता है। वो गार्ड को ज्यादा हैरान होता है। वो बोलता है नहीं, जॉनी का अटैक उससे लगता है। जॉनी फिर स्लैश करता है और उसके हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है। सभी लोग कुछ ज्यादा हैरान होते हैं ये देख के और बोलते हैं कि ये तो अनबिलीवेबल है, ये तो बच्चे हैं सिर्फ, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं। वो गार्ड बोलता है तुम आए कहां से हो, तुमने ये हमारे स्टोर के साथ ऐसा क्यों किया। जॉनी बोलता है कि तुमने फोर्स किया हमें वेपन्स को बाय करने के लिए, क्या सोच रहे हो तुम कि हम ऐसा एक्सेप्ट करेंगे। जो वहाँ पे लोग होते हैं वो बोलते हैं तो कुछ ज्यादा सीरियस होता जा रहा है। देखो जो लोड है सिटी का उसने और ज्यादा मशीन को यहाँ पे सेंड कर दिया है। 6 मशीन और आ रही होती है। जॉनी सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है कि जो हम चाहते थे वो हमें मिल गया है। वो जो गार्ड होते हैं वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे गार्डियन के साथ बात करना चाहता हूँ, वरना तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो। क्वानली बोलता है अच्छा चलो देखते हैं तुम कर सकते हो कि नहीं। वो अपनी उस लेजर टाइप गन को निकाल लेता है। गार्ड बोलता है रुको, क्या तुम बेवकूफ हो। वो वहां से भाग रहे होते हैं सभी और गार्ड बोलते है क्या नहीं, तुम भाग नहीं सकते हो। वो जल्दी से मूव कर रहे होते हैं। जॉनी जाते वक्त उसकी तरफ अटैक कर देता है। गार्ड डोज कर लेता है और बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे को थ्रेटन कर रही हो। वो भी उनका पीछा कर रहा होता है। जॉनी वगैरह जल्दी से मूव कर रहे होते हैं। क्वानली बोलते हैं जॉनी अब हम क्या करें नेक्स्ट, बहुत ज्यादा मशीन हमारे पीछे आ रही हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते कि वो हमें पकड़ ले। जॉनी बोलते है लेफ्ट मूव करो। जॉनी सोच रहे थे हम पहुंच गए हैं लेफ्ट में और वैसे जा रहे होते हैं आगे की तरफ। तो वहाँ पे एक पर्सन होता है कार को लेके खड़ा। वो बोलते हैं अंदर आ जाओ। कैप्टन डेंगबू था कार के अंदर। डेंगबू देख रहा होता है। वो गार्ड भी आ जाता है वहाँ पे। डेंगबू देख रहा होता है पीछे की तरफ। जॉनी भी थोड़ा सा घबरा जाता है। बाकी सभी जैसे कार में घुस गए। डेंगबू ने अपनी शील्ड को यूज किया था छुपने के लिए और वैसे ही वो ट्रैफिक के अंदर ब्लेंड हो गया। मतलब लोग पता नहीं लगा पा रहे थे कि कौन सी कार है। डेंगबू बोलते क्या तुम पागल हो सभी, तुमने ऐसे फाइट क्यों स्टार्ट कर दी, तुम पावर को अब्यूज कर रहे हो। तुमने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी एक बार भी सोचा, अगर मैं वहां पे नहीं होता और तुम्हें पकड़ लिया जाता तो तुम्हारे कॉलेज का क्या होता। सोनल तुम हमारे ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते हो, हम सिर्फ इक्विपमेंट्स को बाय करना चाहते थे। लुफेंग बोलता हाँ ये सही बोल रहा है, हमें नहीं पता कि वो इतना ज्यादा गंदा इंसान होगा। उन्होंने पहले स्टार्ट किया है, हम सिर्फ जस्टिस चाहते थे और इसीलिए हमने लड़ाई की। डेंगू गुस्सा होता है बोलता है कि तुम हमेशा वॉयलेंस को यूज नहीं कर सकते वॉयलेंस को रोकने के लिए। तुम क्या सोच रहे हो कि इससे कुछ डिफरेंस भी बनता। जॉनी बोलता मुझे माफ कर दो कैप्टन। वो अपनी एक्टिंग स्किल्स को यूज कर रहा होता है और क्या एक्टिंग कर रहा होता है। वो बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, मतलब हम नहीं करेंगे आगे। ये फाइनल एग्जाम कुछ ज्यादा मुश्किल था, हम सीधे सीधे नहीं सोच पा रहे थे और हमने ऐसे ही इम्पल्सिव डिसीजन ले लिया। हमने कुछ ज्यादा बड़ी गलती कर दी है। डेंग बोलता है हाँ मुझे पता है टेस्ट कुछ ज्यादा डिफिकल्ट था, ये चाहते हैं तुम्हारी एबिलिटीज को ट्रेन करने के लिए जिससे तुम शांत रह सको। एक्चुअली तुम्हें सिर्फ 5 दिन सर्वाइव करना था और फिर मैं तुम्हें घर ले जाता। जॉनी बोलता तो हमारे ग्रेड का क्या होगा। डेंगबू बोलते हैं कि मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस को रिपोर्ट कर दूंगा एकेडमी को, वो खुद ही डिसीजन लेंगे। वो घर में पहुंच जाते हैं। डेंगबू बोलता है ये टांग सेक्ट का सेफ हाउस है, यहाँ पे रहना एक दिन के लिए, कुछ ट्रबल कोज मत करते। जॉनी बोलते कैप्टन क्या हम यहाँ पे अकेले हैं, क्या हम डिटेंशन के अंदर हैं, मतलब यहीं पे रहेंगे, हमें बाहर नहीं जा सकते हैं, एक तरह से कैद ही। डेंगू बोलता है कि सिर्फ हम और तुम ही यहाँ पे, जैसे कि हमारी कार है वैसे ही प्लेस भी प्रोटेक्टेड है, हमें सिर्फ सिटी से बाहर ड्राइव आउट करना और फॉरेस्ट में पहुंचना है, यहाँ पे हमें कोई भी फाइंड नहीं कर सकता। जॉनी बोलता है ग्रेट है, अब हम सेफ हैं। जॉनी आ रहा होता है डेंगू के पास और बोलता है कैप्टन हमने कुछ चीज को डिस्कवर किया है स्टोर में। डेंगू बोलते क्या क्या डिस्कवर किया तुमने। जॉनी बोलता है वेल बात है कि हमने देखा है। फिर वो जोर से उसके कान में गोल्डन ड्रैगन रोर को यूज करता है। डेंगू गुस्सा हो जाता है, बोलता तुम, तभी 2 हाथ आ रहे होते पीछे से, वो टांग की होती है, वो अपनी ब्लड सप्रेशन को यूज करती है और उसके सर के ऊपर हाथ रख देती है। तभी यूहानन भी कुछ गैजेट टाइप को यूज करता है, वो उसके सर के ऊपर पहुंच जाता है और उसे वेल पता नहीं बंद कर रहा होता है। डेंगू सोच रहा होता है कि जो मेरी स्पिरिट एनर्जी वो खाली होगी, ये बदतमीज से इंसान। डेंगू बोलता है कि तुम कर क्या रहे हो, पागल हो गए क्या तुम। जॉनी बोलता है मुझे माफ कर दो कैप्टन, ऐसा लग रहा है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं माफी मांग लूंगा उसके लिए जब हम वापस पहुंचेंगे। शुक्रिया हमें सेव करने के लिए, पर मैंने नोटिस किया कि तुमने उस गंजे इंसान के साथ लुक को एक्सचेंज किया है। वेल जब वो जॉनी भी हैरान था जैसे वो कार में घुसे थे, मैं ये सस्पेक्ट करता हूँ कि तुम स्पाई हो हमारे प्लेनेट से। डेंगू बोलते तुम। जॉनी बोलता है कि तुम तभी आ सकते थे जब हमने फाइट करना स्टार्ट की, और जो हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है वो इस टेस्ट को कंप्लीट
कंप्लीट करने की है, वरना हमें एक्सपेल कर दिया जाएगा। तुम्हें पता है ना शर्क के स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव होते हैं और हम गिव अप नहीं करेंगे। हमें तुम्हारी एयरक्राफ्ट चाहिए वापस जाने के लिए। डेंगू सोच रहा था तो अच्छा ऐसी बात है। डेंगू बोलते तुम गलत बोल रहे हो, मैं तुम्हें काफी ज्यादा लंबे टाइम से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। जॉनी बोलता है मैं अप्रिशिएट करता हूँ, पर मैं अभी भी तुम्हारे वर्ड्स में बिलीव नहीं कर सकता हूँ। मेरी टीम की सेफ्टी के लिए हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। डेंगू बोलते कि मैं एडमिट करता हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ऑब्जर्वेंट हो, मतलब ध्यान देते हो यहाँ वहाँ। ये चीज कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है ना, वो जो गैजेट होता है उसके सर के ऊपर। जॉनी बोलता हाँ, ये डालो लेवल मास्टर को कैप्चर कर सकती है, तो हमें बाय करनी पड़ी। फिर ऐसे उन्होंने अपना पूरा दिन स्पेंड किया वहाँ पे जैसे प्लान किया था, और नेक्स्ट डे वहाँ से जाने लग पड़े। वो चेक पॉइंट के थ्रू नहीं गए, वो एयरक्राफ्ट में पहुंच गए बिना किसी ट्रबल के। डेंग बोलते लांजानियो, क्या तुमने कभी इसके बारे में सोचा है? ऐसा हो अगर मैं तुम्हें एयरक्राफ्ट में ना घुसने दूं, तुम मेरे को ऐसे ट्रीट कर रहे हो तो मैं भी रिवेंज ले ही सकता हूँ। क्वानली बोलता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा कि हम तुम्हें मारेंगे? डेंगू बोलता है कि नहीं, मैं टांग सेक्ट से हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। क्वानली बोलता तुम? जॉन बोलता क्वानली इसे बैठने दो, रेस्ट करने दो, इसके शूज को खोल दो। क्वानली बोलता है कैप्टन शांत हो जाओ, हम ऐसी चीज नहीं कर सकते हैं सीनियर के लिए जो कि टांग सेक्ट से है। शायद ये गुदगुदी करने लगा है अपनी ग्रास से। डेंगू बोल रहे होते नहीं प्लीज रुक जाओ। वो हंस रहा होता है और बोलता है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। वो ऐसे हंस जा रहा होता है, मतलब उसकी हंसी अनकंट्रोलेबल होती है। हंस हंस के उसका बैंड बज जाता है। जॉनी बोलता है ऐसा लग रहा है ये काफी है ना। डेंग बोलते क्या बोल रहे हो तुम, ये मेरा फॉल्ट है? जॉनी बोलता है ये ऑब्वियस ही नहीं है। डेंगू गुस्सा होता है कुछ ज्यादा है उसके ऊपर। फिर ऐसे ही मतलब वो स्पेसशिप को कंट्रोल करके बाहर निकल आते हैं। डेंगू चुपचाप बैठा होता है, सोच रहा होता है कि मेरे को ये एडमिट तो नहीं करना, पर ये बच्चे कुछ ज्यादा स्मार्ट है, इस शिप को इतना ज्यादा स्मूथली ऑपरेट कर रहे हैं। जॉनी बोलता कैप्टन हम कब ब्लैक होल के थ्रू जाएंगे? क्या हमने ध्यान देना किस चीज के लिए, पर्टिकुलर चीज के लिए? डेंगू बोलते कि अपनी स्पिरिट एनर्जी के ऊपर ध्यान देना। पर क्या तुम 400 पॉइंट तक पहुंच गए हो? जॉनी बोलता है कि वेल 4000 से ऊपर है ऑलरेडी, वो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। डेंगू को ज्यादा हैरान होता है और बोलता है क्या तुम श्योर हो तुम मॉन्स्टर नहीं हो? वो ब्लैक होल से बाहर आ जाते हैं और वेल निकल आते हैं सेफली। लांजानी ने अपनी सुपर स्पिरिट एनर्जी को यूज किया होता है जो कि उसकी बॉडी को कवर कर रही होती है ताकि वो होल से परफेक्टली पास हो सके, और वो जो एनर्जी होती है वो शिप को ही कवर कर रही होती है। वो बाहर आ जाते हैं। जॉनी खुश होता है और वो बोलता है कि हमने कर दिखाया है। लुफेंग बोलता है हाँ। फिर ऐसे ही अनाउंसमेंट होती है कि अटेंशन हमारी तरफ आ जाओ, इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारी तरफ आ जाओ। बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। जॉनी बोलते कैप्टन चल क्या रहा है? डेंगू बोलते मुझे भी नहीं पता, ये शायद तुम्हारी वजह से हो सकता है, मेरे को कमांड करने दो। डेंगू सोच रहे थे ग्रेट है, मेरे पास अभी भी चांस है, मैं इस शिप के ऊपर टेक ओवर कर सकता हूँ। डेंगू बोलते मेरे को बात करने दो इनसे। जॉनी सोच रहा होता है, डेंगू सोच रहा होता है कि इन्हें सिर्फ मनी चाहिए हमसे, चलो मैं देखता हूँ कि तुम डरे हुए कि नहीं। जॉनी बोलता है सेफ केजेस को ओपन करो, फुल पावर, स्पीड अप, हमें रश करना पड़ेगा, यहाँ से भागना पड़ेगा, इनविजिबल मोड को अनेबल करो। डेंगू को ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता क्या? जॉनी जल्दी से मूव कर रहा होता है, वो शिप्स के पीछे पड़ी होती हैं। जॉनी बोलता है टारगेट को लॉक करो, एंटी मैटर रॉकेट्स को लॉन्च करो। वो ऐसे शूट कर रहा होता है उन पायरेट्स की तरफ, वो जो एक्सप्लोजन होती हैं वो उन पायरेट्स को मार रही होती हैं। डेंगू को ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है क्या तुम बेवकूफ हो, हम भाग भी सकते थे, अभी हमारे पीछे पड़े हुए हैं। जॉनी बोलता है ओह तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, हम कैसे यहाँ से जा सकते बिना अटैक किए हुए? डेंग बोलता ध्यान से हमें सराउंड कर लिया गया है। जॉनी बोलता है चलो खत्म करते हैं इसे, सभी सीधे रहना। फिर लांजानी ने शिप को ऐसे कंट्रोल किया वेल जैसे कि वो टॉप 10,000 में वेल है ही। उसने शिप की लिमिट्स को पुश कर लिया, बस जल्दी जल्दी से मूव कर रहा होता है। डेंगू की बुरी हालत हो गई होती है। उसने स्पेशल डॉजिंग टेक्निक्स को परफॉर्म किया। फिर 15 मिनट के बाद वो सेफली बाहर निकल आते हैं। डेंग बोलते क्या मैं वहां पे जाऊं, मेरे को वॉमिट आ रही है। बाकी भी दूसरा बोल रहा होता कोई कि मैं भी, शायद सभी के बुरे हाल होते हैं। वो एनिमीज से भाग के पहुंच गए होते हैं इनविजिबल मोड को यूज करके। जॉनी शांति की सांस लेता है और बोलता है कि ये कुछ ज्यादा ही अच्छी राइड थी। डेंगू बोलता है क्या क्या तुम बेवकूफ हो, तुम ऐसे क्यों ट्रबल में फंसते जा रहे हो, मैं ऐसे एकेडमी से कैसे बात करूंगा? जॉनी अपनी रिंग की पावर को यूज करता है और उसे म्यूट कर देता है। जॉनी बोलता है मैं भूल ही गया था तुम्हें बताने के लिए कि मैं तुम्हें चुप भी करा सकता हूँ। मैंक्विन बोलती है कैप्टन तुम अपने रूम में जाओ, हम जल्दी घर में पहुंच जाएंगे। डेंगू को ज्यादा गुस्सा होता है पर वो वेल कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता। जॉनी उसे लेके जा रहा होता है और बोलता है कि अपना ध्यान दो कैप्टन, हम तुम्हें रिलीज कर देंगे जैसे हम पहुंच जाएंगे वापस। हमारे पास 6 घंटे है वैसे भी घर पहुंचने के लिए। अब चलो देखते हैं क्या आएगा आगे। फिर हमें आफ्टरनून का सीन दिखाया था शर्क अकेडमी का। वो चाय पी रही होती है डीन शांति से, मतलब रिलैक्स होके। वो सोच रही होती है मैं पीस में हूँ, कितना ज्यादा अच्छा दिन है। वो अनोइंग सा बच्चा भी यहाँ पे नहीं है। तभी उसे मैसेज आता है। वो बात करती है और बोलती क्या कौन है ये? वो फिर पूरी बात को सुनती है और हैरान हो जाती है। उसके हाथ से चाय का कप भी गिर जाता है। वेल बेचारी को भी टेंशन दी है जॉनी ने। जॉनी बोलते कि हेलो मैडम लांजानी, मैं बोल रहा हूँ हम वापस आ गए हैं, हम भाग के पहुंच गए, यहाँ पे जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो गया है, पर कुछ इंसिडेंट हुए, हमने कुछ मिस्टेक्स की हैं। डेंगू तुम्हें डिटेल्स बताएगा। डीन भाग के जा रही होती है, सोच
सोच रही थी ये वापस आ गए हैं। जॉनी बोलते वो बिल्डिंग के आउटसाइड में वेट कर रहा है। डीन सोच रही थी कैसे पॉसिबल है, ये चल क्या रहा है। जॉनी फिर बोलते कि इन्हें इसे रिलीज कर दो। डीन वहां पे पहुंच जाती है और देखती है उसकी तरफ। वो सोच रही थी तो डेंगू है क्या, इसे कुछ हुआ है। वेल डेंगू ऐसे बैठा होता है, कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है। डीन बोलती है वो कहाँ पे, क्या हुआ उनके साथ। डेंगू नहीं बोल पा रहा होता। डीन समझ जाती है कि क्या चल रहा है। उसने डेंगू को रिलीज कर दिया। डेंगू गुस्सा होता है और बोलता है वो बदतमीज से बच्चे, वो सब मर गए हैं, मतलब मैं उन्हें मार दूंगा शायद, ऐसा वैसा, या फिर इसने ऐसे बोला कि वो मर गए हैं। डीन डर जाती है, बोलती क्या 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 बोला तुमने, तुमने प्रॉमिस किया था, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेंगू बोलता है सुनो मेरी बात, मेरे को एक्सप्लेन तो करने दो मैम। डीन बोलती क्या तुम पागल हो गई हो, बेवकूफ हो क्या तुम। डेंगू बोलते कि ये सब कुछ ये इन्होंने मेरे साथ किया है, उन्होंने मेरे को ऐसे बांध के रखा और ऐसे ट्रीट किया। वो ऐसे गुस्सा भी होता है, साथ में दर्द में भी होता है, और ऐसे फिर वो बेहोश हो जाता है। डीन बोलती क्या। फिर ऐसे वो ऑफिस में वापस गए, डेंगू बैठा होता है। डेंगू सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है कि क्या हुआ था। उसने डीन को और वेल उसके मास्टर को बताया, टांग जैनहुआ को। टांग जैनहुआ बोलता है जाओ डेंग, तुम मजाक कर रहे हैं ना। डेंगू बोलता है क्या तुम सोच रहे हो कि मैं अपने आप को ऐसे बेइज्जत कराऊंगा यहाँ पे और झूठी बातें बताऊंगा जिसमें मेरी बेइज्जती हुई है, क्या तुम मजाक समझ रहे हो। मैडम प्लीज मुझे कभी इस चीज को करने के लिए मत बोलना, ठीक है। डीन बोलते कि तुमने तो मेरे को डरा ही दिया था, पर उन्होंने कोई भी गंदी सी मिस्टेक नहीं की है, तुम इतने ज्यादा डरे हुए क्यों हो। डेंगू हैरान हो जाता है और बोलता है क्या कोई टेरिबल मिस्टेक नहीं की है, उन्होंने लिटरली वो चीज की है, तुम कैसे ऐसे इग्नोर करने दोगे। टांग जैनहुआ बोलता है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि इतना बुरा नहीं है, इन्होंने फाइनल एग्जाम के लिए किया है। डेंगू हैरान हो जाता है और बोलता है मैं घर जा रहा हूँ, मेरे को कभी भी हेल्प के लिए मत बोलना। वो भाग जाता है। टांग जैनहुआ बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है। डीन बोलती है कि मुझे लगता है कि हमें थोड़ी सी पनिशमेंट तो देनी चाहिए उन्हें। डेंगू बोलता है कि हाँ मेरी एयरक्राफ्ट, टांग सेट की एयरक्राफ्ट कहाँ गई। फिर हमें टांग सेट के एयरक्राफ्ट पार्किंग लॉट का सीन दिखाया जाता है। डीन बोलती है कैसे सकता है, उन्होंने एक एंटायर एयरक्राफ्ट को कैसे गायब कर दिया, इन्होंने स्टील कैसे की एक एयरक्राफ्ट को। वेल इन्होंने शायद एयरक्राफ्ट ही चुरा ली है। वेल क्या ही बने हुए हैं। टांग जैनहुआ बोलते तुम्हें याद नहीं है कुछ भी, मास्टर शू ने उसे रिंग ऑफ फेट दी है। डीन हैरान होकर बोलती नहीं ऐसा कैसे सकता है, क्या वो सच्ची में चुरा के ले गए हैं। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाता है। वेल वो ट्रेन में मूव कर रहे होते हैं। जॉनी बैठा होता है ट्रेन में और क्वान की उसके कंधे पे सोई होती है। जॉनी उसकी तरफ देख रहा होता है और वेल स्माइल करता है और उसके सर के ऊपर सर रख के सो जाता है। उनकी जो डेस्टिनेशन थी वो रॉयल अकेडमी थी स्पिरिट रिव्यू की, उन्हें एक पर्सन को मिलना था। वेल वो नाना ही है। वेल पहले सन और मून अकेडमी थी, अब पता नहीं क्यों चेंज कर दिया नाम। फिर हमें मिंगडू एक जगह का सीन दिखाया जाता है। जॉनी वगैरह वहां पे पहुंच जाते हैं रियू रॉयल अकेडमी में। बाइजुजू बोलती है कि हम कैसे नाना को फाइंड करेंगे, हमारे पास तो रडार भी नहीं है। जॉनी बोलता है कि मैं इसका ध्यान देता हूँ, मतलब मैं करता हूँ कुछ, मेरे पास प्लान है। जॉनी वहां पहुंच जाता है और गार्ड को बोलता है क्या तुम हमारी यूनिफॉर्म्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हो, हम शर्क अकेडमी के फ्रेशमैन हैं, हम तुम्हारे स्टूडेंट्स को चैलेंज करना चाहते हैं ड्यूल के लिए, प्लीज अपने हेड मास्टर को बोलो। गार्ड बोलता है क्या शर्क अकेडमी, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात करता हूँ। फिर ऐसे हेड टीचर रियू का आगे जल्दी से वो ऑफिस ले गया उन्हें, उसने अरेंज कर दिया 2 वर्सेस 10 मैच को। वो जो इंसान होता है मतलब लड़की होती है वो बोलती है कि मैं प्रिपेयर करती हूँ कुछ चीजों को, यहाँ पे वेट करो। बाइजुजू बोलती है कि हम यहाँ पे पहुंच तो गए हैं पर हम नाना को फाइंड कैसे करेंगे। जॉनी बोलती है ऑब्वियस नहीं है, इतनी बड़ी हमने एक्सप्लोजन मचा दी यहाँ पे फाइट के बारे में, नाना तो जल्दी यहाँ पे हमें मतलब फाइंड कर लेगी और आ जाएगी। तभी नाना वहां पे पहुंच जाती है और वेल जॉनी और क्वानक्यू को ज्यादा खुश हो जाते हैं। वेल बाइजुजू हक कर लेती है नाना को। नाना बोलती तुम दोनों को ज्यादा लंबे हो गए हो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जॉनी बोलता है कि हम स्कूल से ब्रेक लेके आए हैं, हम रेडार को यूज नहीं कर पा रहे थे तो हमने ऐसा बोला यहाँ पे कि हम स्टूडेंट्स को चैलेंज करने के लिए आए हैं। फिर हमें हेड टीचर ने अंदर आने दिया। नाना बोलती है कि मैं तुम्हारी प्रेजेंस को फील कर पा रही थी तो मैं यहाँ पे आ गई। वेट ऐसा लग रहा है कि तुम थक गए हो। वो जो टीचर होती है वो बोलती है ओ नाना तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। नाना बोलती है कि ये मेरे को यहाँ पे देखने के लिए आए हैं, इन्होंने तुम्हें मैच के लिए इसलिए बोला है क्योंकि मेरे को फाइंड करने के लिए आए थे, तो अब मैच की कोई जरूरत नहीं है। हेड टीचर बोलता है रुको 1 मिनट, मैंने अपने स्टूडेंट्स को बता दिया मैच के बारे में, तुम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हो। नाना बोलती है कि हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो वेट करो कुछ दिन का, 10 दिन का वेट, ये थके हुए ना ब्रेक चाहिए। हेड टीचर बोलते नाना ये हमारे ऑनर और रेपुटेशन की बात है। नाना बोलती है तो इस मैच को मैं कैंसिल करती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इसके लिए। वो गुस्से से देखती है हेड टीचर की तरफ। हेड टीचर हैरान हो जाती है। नाना बोलती चलो चलते हैं यहाँ पे। हेड टीचर सोच रही थी मैं तो मूव भी नहीं कर पा रही हूँ, ये एक गोल्ड लेवल वॉरियर है, मेरे को इसे डीन को रिपोर्ट करना पड़ेगा। पहले ने पता ही नहीं था। वाओ, तभी एक बच्चा होता है वहां पे, वो बोल रहा था वाओ ये तीनों गॉर्जियस हैं। दूसरा बोलता है कि ये तो शर्क के स्टूडेंट लग रहे हैं, तीनों साथ में मूव कर रहे होते हैं। एक इंसान वहां पे होता है वो बोलते हैं कि शर्क के स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो आगे आते बोलते नाना हेलो। नाना क्या तुम्हें मैं याद हूँ, हम पहले दिन मिले थे। नाना बोलते नहीं मुझे याद नहीं है तुम। वो बोलते ठीक है हम स्टार्ट कर सकते हैं दोबारा से, मेरा नाम लिन टियान डाई है, मैं टीचर हूँ 2nd क्लास का। वो अपने हाथ को आगे की तरफ करता है। नाना उसे इग्नोर मार देती है और बोलती मेरे को जाना पड़ेगा यहाँ से। वो देख रहा होता है पीछे की तरफ नाना को और वेल उसे शायद पसंद आ गई है। जॉनी बोलते ये तुम्हें परस्यू कर रहा है ना। नाना बोलती है कि तुम बच्चों को पता है परस्यूइंग का क्या मतलब है। जॉनी बोलता है ऑफ कोर्स हमें पता है, तुम ब्यूटीफुल हो तो काफी सारे लोग
तुम्हारे प्यार में होंगे। क्या तुम कभी रिलेशनशिप में थे? नाना बोलती है मुझे लगता है मैं थी, पर मुझे याद नहीं है। फिर ऐसे में नाना को रूम का सीन दिखाया जाता है। नाना को पता कि ये थक गए थे, मतलब नाना सही थी। वो जैसे पहुंचे और बैठे सोफा के ऊपर, वो सो गए। तभी नाना सोच रही होती है कि इनकी स्पिरिट एनर्जी स्टेमिना तो ठीक है, पर इनकी माइंड एनर्जी कम्प्लीटली खत्म हो गई है। वो देख रही होती है उनकी तरफ। वो दोनों स्पिरिट्स बाहर आ जाती हैं। वेल अबिस ड्रैगन और बीस्ट गॉड। वो बोलता है बीस्ट गॉड कि मैं मेजेस्टी को ग्रीट करता हूँ, मैं डीटियान हूँ किंग, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता तुमसे प्रॉपर्ली बात करने के लिए। नाना बोलती तुम कौन हो? क्या तुम स्पिरिट्स हो? डीटियान बोलते योर मेजेस्टी, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? नाना बोलती है कि तुम फेमिलियर से लग रहे हो, पर मुझे नहीं लगता कि मैं जानती हूँ तुम्हें। तुम्हें पता मैं कौन हूँ? एबिस ड्रैगन बोलती योर मेजेस्टी, क्या तुम अपनी मेमोरीज को खो चुके हो? बीस्ट कोड भी बाहर निकल आता है। एबिस ड्रैगन उसकी तरफ देख रही होती है। बीस्ट कोड बोलते योर मेजेस्टी, तुम हमारे स्पिरिट एनिमल किंगडम की क्वीन हो। जीजी और मैं 10,000 ईयर ओल्ड हो गए थे, हमारी लिमिट आ रही थी पास में, तो हमें इन बच्चों को यूज करना पड़ा हेल्प के लिए। तुम 10,000 साल से गायब हो गए हो, हमने नहीं सोचा था कि हम तुम यहाँ पे मिलेंगे। नाना बोलती कि तुम बोल रहे हो कि मैं एक स्पिरिट एनिमल हूँ। बीस्ट कोड बोलते नहीं, तुम उस कैटेगरी को एक्सीड कर चुकी हो। वेल तुम उससे ऊपर की चीज हो, तुम एक गॉड हो, एक ग्रेट सिल्वर ड्रैगन। तुम हमारे लीडर थे उस वॉर में, जब हम ह्यूमन से फाइट कर रहे थे उनके ऑपरेशन को रोकने के लिए। हम रिवेंज लेने लगे थे उनके ऊपर, क्योंकि वो हमारे लैंड के ऊपर इवेड कर रहे थे। नाना बोलती मैं उनकी एनिमी हूँ, पर स्पिरिट एनिमल्स के उनके खुद के घर नहीं होते, हैबिटेट नहीं होता है। बीस्ट कोड बोलता है हाँ, ये सब कुछ तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है कि एक एग्रीमेंट बना हमारे बीच में कि हम अलग अलग रह सकते हैं, पर तुम कुछ ज्यादा इंजर्ड थे। वेल चोटें लगी थी तुम्हें और तुम गायब हो गए थे। पर ये कुछ ज्यादा हैरानी की बात है और अनबिलीवेबल है कि मैं तुम्हें अपनी खुद की आंखों से देख रहा हूँ। नाना सोच रही होती कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत है, कुछ कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं याद क्यों नहीं कर पा रही हूँ। उसकी मेमोरीज वेल चेन से बंधी होती हैं, उसे दर्द हो रही होती है। एबिस ड्रैगन बोलती है योर मेजेस्टी, क्या हुआ? नाना बोलती है मुझे ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारी क्वीन नहीं हूँ। अब मेरे को दर्द होती है सिर्फ मैं सोचने से ही। मैं सिर्फ नॉर्मल पर्सन की तरह जीना चाहती हूँ और इन बच्चों के पास रहना चाहती हूँ। तुम यहाँ पे रह सकते हो और इनके स्पिरिट बन सकते हो। डीटियान बोलता है कि ठीक है योर मेजेस्टी, तुमने जैसा बोला हम वैसे करेंगे, तुम ध्यान देना अपना। नाना सोच रही थी सिल्वर ड्रैगन, मेरे को कोई भी ज्यादा मतलब ग्रज नहीं है, गुस्सा नहीं है इंसानों के ऊपर से मेरे पास मेमोरी भी नहीं है, मैं सिर्फ नाना ही हूँ। क्या सिल्वर ड्रैगन का मेरे से कोई लेना देना है? बल बड़ी तू ही है वो। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। वो ऐसे वेकेशन पे चले हुए थे नाना के साथ। वो खा पी रहे होते हैं, ऐसे ही हर तरह के फूड को ट्राई कर रहे होते हैं और शॉपिंग में जा रहे होते हैं साथ में ही। वो काफी ज्यादा उन्होंने ट्रैवल किया और ब्यूटीफुल प्लेसेस में वो गए। वो नाना के साथ में मतलब सो जाते थे। वो नॉर्मल चाइल्डहुड को जी रहे थे। जॉनी बोलता है नाना हमें ट्रेन करने की क्यों जरूरत है, एक नॉर्मल लाइफ अच्छी नहीं होती है? नाना बोलती तुमने मुझे पहले नहीं बोला था कि तुम लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो? जॉनी बोलता हाँ मैंने ऐसा बोला था। तुम किसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, मतलब प्रोटेक्ट करना चाहते हो? नाना बोलती मुझे कुछ भी याद नहीं है पास्ट का, पर अब मुझे पता है मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तुम स्ट्रॉन्ग बनो या ना तुम स्ट्रॉन्ग बनो या ना बनो, एक्चुअली मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी ट्रेनिंग से, मैं तुम्हें हर कीमत पे प्रोटेक्ट करूंगी। फिर मैं सुबह का सीन दिखाया जाता है। कौन क्यों बोलती है, मतलब बाइजुजू बोलती है कि नहीं, हम एक हफ्ते से ब्रेक लेके रखा हुआ है हमने, हमें ट्रेनिंग को स्टार्ट करना पड़ेगा रात से। जॉनी बोलता कि तुम जेलस फील कर रहे हो मेरे से? बाइजुजू बोलती है हाँ मैं ऐसा जेलस फील कर ही रही हूँ, क्योंकि तुम हर टाइम नाना के साथ हैंग आउट करते रहते हो। हम जल्दी स्कूल में वापस जाते हैं। जॉनी बोलता है ठीक है तुम सही बोल रहे हो, चलो मेडिटेटिंग करते हैं, मतलब मेडिटेशन करते हैं। वो बैठ जाते दोनों। ऐसे एक हफ्ते के रिलैक्सिंग के बाद उन्होंने मेडिटेटिंग स्टार्ट कर दी और उनका माइंड बहुत ज्यादा स्टेबल कंडीशन में था। ये एक लॉन्ग टर्म मेडिटेटिंग मेथड था और एक हेल्दी मेथड था। जॉनी अपने आप को एक जगह पे पाता है, वेल शायद अपने कॉन्शियसनेस की सी में। नाना उसकी तरफ देख रही होती है। तभी दो ड्रैगन अपीयर हो जाते हैं जॉनी के सर के ऊपर। एक गोल्डन ड्रैगन होता है और एक सिल्वर ड्रैगन होता है। वो आपस में क्लैश कर रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे के सामने होते हैं दोनों ड्रैगन्स। नाना उन दोनों ड्रैगन्स को नोटिस करती है और अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाती है और एक प्रोटेक्शन वॉल को बना देती है हाउस के अराउंड में, ताकि वो लांजानी की पावर को रोक सके बाहर निकलने से। दोनों ड्रैगन ऐसे शायद मर्ज हो रहे होते हैं, उनके बीच में एक एनर्जी फॉर्म हो रही होती है। वो जॉनी की एनर्जी होती है, वो क्वानक्यू के पास जा रही होती है, वेल बाइजुजू के पास जा रही होती है। बाइजुजू के फेस में भी शायद स्केल अपीयर होने लग पड़ते हैं। नाना उसकी तरफ देख रही होती है और बोलती है कि ये दोनों अब ज्यादा बड़े हो गए, मतलब ग्रो अप हो गए हैं। तभी जॉनी के ऊपर जो एनर्जी होती है वो दोनों ड्रैगन्स मर्ज हो जाते हैं और एक ब्लू कलर का बॉल टाइप बन जाता है एनर्जी का। जॉनी को ज्यादा हैरान हो जाता है, वेल वो अपने स्पिरिचुअल सी में होता है। वो दोनों सिल्वर और गोल्डन ड्रैगन उसकी तरफ आ रहे होते हैं। जॉनी बोलता है ये तो बहुत बड़े हो गए हैं, ये मेरे अंदर है क्या? वो दोनों ड्रैगन्स आपस में क्लैश कर रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं। जॉनी सोच रहे थे नहीं, ये मेरे ओशन ऑफ माइंड के ऊपर फाइट कर रहे हैं, मेरे को दर्द हो रही है, मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, जो मेरा माइंड है वो भी टूट रहा है। नाना बोलती है जॉनी, नाना
नाना सोच रही होती है जॉनी इसका माइंड तो कुछ ज्यादा प्रेशर में है, पर ये जो प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसे नहीं रोक सकता हूँ, मतलब रोक सकती हूँ और कुछ कर सकती हूँ इसके लिए। जॉनी दर्द में होता है पर वो पूरी कोशिश कर रहा होता है अपनी बॉडी पे कंट्रोल लाने की। जॉनी सोचता है नहीं मेरे को डरना नहीं है, मेरे को करना पड़ेगा खुद ब खुद ही। जॉनी नोटिस करता है उसका जो वो वोटेक्स होता है उसमें कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं। जॉनी सोचता है हाँ जो वर्लपूल है मैं वर्लपूल को यूज कर सकता हूँ, मैं ड्रैगन्स को तो कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ पर मैं वाटर को कंट्रोल कर सकता हूँ। जॉनी फिर कोशिश कर रहा होता है और बोलता है कि चलो मैं वाटर को मूव करता हूँ धीरे धीरे। वो वाटर को मूव करा रहा होता है, वो गोल गोल तरीके से घूम रहा होता है। जॉनी अपनी पूरी फोर्स लगाता है, वो जो वाटर होता है वो उन ड्रैगन्स को कवर कर रहा होता है हर तरफ से और ऊपर से उन्हें पूरी तरह से कवर कर लेता है और वेल डुबा देता है। जॉनी सोच रहा होता है ये ग्रेट है, मैंने कर दिखाया, मैं वाटर को यूज कर सकता हूँ ड्रैगन को डुबाने के लिए। जो इफेक्ट था उनका मेरे ऊपर वो वीक हो गया, मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता हूँ दोबारा। मैंने फाइनली फिगर कर लिया है, मेरे को अब रेनबो ओरा को यूज करना पड़ेगा। वो जो उसका वर्टेक्स होता है उससे रेनबो कलर की लाइट निकल रही होती है, वो ऐसे ही पूरी सी के ऊपर फैल रही होती है ताकि मैं ड्रैगन्स को अपने माइंड के अंदर ला सकूं। वो जो एनर्जी होती है जॉनी के वोटेक्स की वो ऐसे रोटेट हो रही होती है आपस में और लास्ट में एक बॉल टाइप बन जाती है। वो बहुत खतरनाक तरीके से ग्लो होती है। दोनों ड्रैगन्स जो सी में फाइट कर रहे होते हैं वो ऊपर की तरफ देखते हैं और नोटिस करते हैं। फिर ऐसे जो ओरा था रेनबो स्पेयर से वेल वो जो गोला टाइप था, वो दोनों ड्रैगन शांत होने लग पड़े। फिर वो धीरे धीरे से सर्कल लगाने लग पड़े, मतलब स्पेयर के अराउंड में। वो अपने साथ पानी को भी गोल गोल रोटेट करा रहे थे और वोटेक्स टाइप बन रहा था। फिर ऐसे एक गोल्डन कलर की लाइट उसके पूरे ही सी ऑफ मतलब माइंड जो था उसमें फैल जाती है। वो ऐसे बार भी लाइट को रेडिएट कर रहा होता है। नाना हैरानी से देख रही होती है, वो सोच रही होती है इसने लेवल अप किया, जॉनी स्पिरिट जो लेवल में पहुंच गया है। जॉनी स्पिरिट अबिस रेल में पहुंच जाता है और उसका जो फोरहेड होता है उससे लाइट ग्लो कर रही होती है। नाना शांति की सांस लेती है और सोच रही होती है ग्रेट है, जॉनी ने अपने आप को बचा लिया और ऊपर से स्पिरिट अबिस रेल में पहुंच गया है, ये सच्ची मुझे बड़ा हो गया है। फिर ऐसे हमें सुबह का सीन दिखाता है, जॉनी जाग जाता है, उसे खुशबू आती है, वो खुशी से बोलते कि कितनी ज्यादा अच्छी स्मेल है, मतलब फ्रेगनेंस है, मुझे भूख लगी हुई है। नाना बोलती तुम जाग गए हो। बाइजुजू बोल रही होती है कि तुम कुछ ज्यादा अच्छे हो मेडिटेट करते वक्त, 2 दिन हो गए हैं। जॉनी बोलते क्या मैं 2 दिन से अनकॉन्शियस था। नाना बोलती है तुम एक नए लेवल पे हो तो तुम्हें टाइम चाहिए एडजस्ट होने के लिए। जॉनी बोलता है ये स्मेल तो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है, तुम बना के रहे हो जुजू। जुजू बोलती है बीफ टेंडन्स, मतलब वही। जॉनी बोलता है जीजू सच्ची मुझे सबसे ज्यादा प्रिटीएस्ट गर्ल है पूरी दुनिया में। वेल ऐसे ही मस्के लगा रहा होता है वो और बोलता है क्या मैं थोड़ा सा ले सकता हूँ। बाइजुजू बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा मेरे को मस्के लगा रहे हो। जॉनी बोलते मैं तो सच बता रहा था। वो फिर ऐसे ही खाने को खा रहा होता है और बोलता है ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है, मैं कुछ ज्यादा खुश हूँ। नाना बोलती है जो मैच है तुम्हारा वो तुम्हें करना ही पड़ेगा, मतलब तुम्हें फाइट करनी पड़ेगी उसमें, वो कल है, तुम्हें प्रिपेयर होना है। जॉनी बोलता है ठीक है। फिर हमें ऐसे कैंपस का सीन दिखाया जाता है। टीचर होती है वो बोलती है तुम्हें हमारे स्कूल के लिए ग्लोरी लाने पड़ेगी, ये 10 वर्सेस 2 मैच होगा, तुम्हारे जो ओपोनेंट्स है वो फ्रेशमैन है पर तुम उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि वो जो है वो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं हमारी फेडरेशन के। अगर कोई भी ध्यान नहीं देगा और हार जाएगा तो उनको प्रॉब्लम होगी फिर, ठीक है। बाकी सब बोलते हैं ठीक है। फिर हमें रॉयल एकेडमी का स्टेडियम दिखाई देता है, वो दोनों जा रहे होते हैं जॉनी और क्वान की वहां पे। वेल बाइजुजू वो आगे पहुंच जाते हैं, एक इंसान होता है वहां पे, वो बोलता है नाना शुक्रिया मतलब इनको लाने के लिए। वो बोलता है इंसान की हेलो मैं हेडमास्टर हूँ स्कूल का या लिलिन, तुम्हारा मैं वेलकम करता हूँ यहाँ पे। जॉनी बोलता है हेलो सर मैं लांजानी हूँ, मैं फ्रेशमैन हूँ शर्क एकेडमी का और ये मेरी फ्रेंड बाइजुजू है। वैसे अरेना में होते हैं। रेफरी बोलता है रेडी। प्रिंसिपल बोलता है कि ये जो 2 तुम्हारे स्टूडेंट्स है। नाना बोलती है हाँ। प्रिंसिपल बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा अमेजिंग टीचर हो, तुम डिसाइड कर सकते हो कौन स्कूल में आएगा, हम जैसा तुम चाहो वैसा करेंगे। वेल ये भी मस्के लगा रहे क्योंकि नाना गोल्ड लेवल कल्टीवेटर है। नाना बोलते हैं बाद में सोच के बताऊंगी। प्रिंसिपल बोलता है ठीक है मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे रिप्लाई का। आगे एक बच्चा होता है वो बोलता है मैं वांग जान हांग हूँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक सीनियर को चैलेंज करना बहुत ज्यादा बुरा आइडिया होता है। सनी बोलता है ठीक है। रेफरी अनाउंस कर देता है कि याद करना ये फ्रेंडली मैच है, तुम्हें ज्यादा नहीं करना है, मैं मैच को रोक सकता हूँ अगर जरूरी होगा तो। और जो जॉनी का ओपोनेंट होता है वो एक गोल्डन टाइप को बाहर निकाल देता है, वो बोलता है इसको हैंडल करो तुम। वो अपने हाथ को आगे की तरफ करता है, वो जो गोल्डन होता है वो जॉनी की तरफ आ रहा होता है और उसका कुछ इफेक्ट भी जा रहा होता है। जॉनी को एक ब्लैक कलर का स्मोक टाइप कवर कर रही होती है। जॉनी सोच रहा होता है जो ग्राउंड है वो मेरे को नीचे की तरफ खींच रहा है, ये साउल वेपन कॉम्बो है क्या। वो फिर गोल्डन को ऐसे आगे की तरफ भेज देता है। जॉनी सोच रहा होता है ये कुछ ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, मतलब इसके अटैक्स तो मैं गेस कर पा रहा हूँ। वो बच्चा बोलता है कि मैं बिलीव नहीं कर सकता कि एक तुम्हारी तरफ फ्रेशमैन मुझे आ सकता है। वो फिर हैरान हो जाता है क्योंकि आगे से एक अटैक आता है, पूरा स्टेडियम ग्लो कर रहा होता है वेल वायलेट कलर की एनर्जी से, उससे भी इफेक्ट पड़ रहा होता है और उसके मुंह से खून निकल आता है। वो चिल्ला रहा होता है और ऐसे बोल रहा होता है कि मेरे सर में दर्द लग रही है, ये मेरे को स्पिरिट एनर्जी से अटैक कर रहा है मेरे ऊपर। वेल जॉनी ने स्पिरिट अबिस ब्लड थर्स्टी फैंटम को यूज किया होता है। वेल न्यू पावर गाइस। वो फिर रानी से आगे की तरफ देख रहा होता है। जॉनी ने एक आइस डैगर भेजा होता है, वो सोच रहा होता है ये आइस डैगर है पर ये फायर क्यों है इसके पीछे।
वो जो आई शार्ड होता है वो आगे की तरफ जा रहा होता है, वो जो शार्ड था वो उसके सामने आके फूट जाता है। 3 डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स थे उसमें और वो एक ही साथ में रिलीज हुए और एक बहुत बड़ी क्योस फैल गई, मतलब एक्सप्लोजन टाइप ही हो जाती है। वो कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है बच्चा। रेफरी बोलते नहीं रुको, एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है, पर वो कूद जाता है, मतलब बच जाता है उससे। एक बच्चा बोल रहा होता है क्या ये डैगर ये इतना ज्यादा पावरफुल क्यों था? वेल जॉनी ने उसे अपनी ग्रास से पकड़ के खींच लिया होता है पीछे की तरफ। जॉनी फिर उसे नीचे खींच लेता है, वेल नीचे की तरफ, और उसके पैर को पकड़ता है। जॉनी स्माइल करता है और उसे बहुत जोर से नीचे मारता है। रेफरी बोलता है काफी हुआ, रुक जाओ। वांग जान हांग हारता है, वो ऐसे मतलब खांस रहा होता है, नीचे गिरा होता है। जॉनी बोलता है शुक्रिया। रेफरी सोच रहा होता है बच्चा ऐसे देखने में क्यूट है, पर जिस तरीके से ये फाइट करता है वो तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। हेडमास्टर बोलते हैं इसने कुछ ज्यादा सोचा है और ये स्ट्रॉन्ग भी है, साथ में ये ओपोनेंट की वीकनेस को आसानी से फाइंड कर सकता है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास काफी मतलब इतना फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है। फिर जॉनी वेल बाइजुजू के साथ एक्सचेंज करता है। बाइजुजू आ जाती है आगे, वो बोलती है मैं शौक अकेडमी की बाइजुजू हूँ। सामने एक लड़की होती है, वो बोलती है रॉयल अकेडमी बिंग मैंग जू हूँ मैं। वैसे ही अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करती है, उसे ब्लू कलर की एनर्जी कवर कर रही होती है। बाई मिंगजू की जो स्पिरिट है वो यूनिक है, वो एक आइस ड्रैगन फिनिक्स है। वो दोनों आइस ड्रैगन और आइस फिनिक्स बाहर आ जाते हैं और बाइजुजू की तरफ जा रहे होते हैं। बाइजुजू अपने स्पेयर को लेके आगे की तरफ मूव कर रही होती है। जो फिनिक्स होता है वो एक आइस फ्लेम मतलब आइस के अटैक को करता है आगे की तरफ। बाइजुजू आइस टाइड को यूज करती है, वेल एक स्नो की स्मोक टाइप को आगे की तरफ भेजती है। दोनों अटैक्स के बीच में कोलिजन होता है, फिर वो जल्दी से आगे मूव करती है और ड्रैगन के पास पहुंच जाती है। बाइजुजू ड्रैगन के सर के ऊपर टैप करती है और अपना अटैक यूज करती है एक्सप्लोसिव ब्लिजर्ड। एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है, शायद ड्रैगन का काम तमाम हो जाता है। बाइजुजू बिल्कुल ही जल्दी से आगे मूव करती है और उस लड़की के पास ही पहुंच जाती है। वो लड़की सोच रही थी कुछ ज्यादा फास्ट है, मेरे को अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करना पड़ेगा। तब बाइजुजू अपने वो वाला अटैक यूज करती है जिससे वो फ्रीज कर देती है सभी को और अपने स्पेयर से अटैक करने लगी होती है। रेफरी बोलता है रुक जाओ। प्रिंसिपल भी डर जाता है, पर बाइजुजू बिल्कुल स्पेयर उसके सर के पास रख देती है, मतलब रोक देती है। बाइजुजू बोलते कि अच्छी फाइट थी। रेफरी बोलते कैसे सकता है, इसके पास चांस था, इसने मतलब अटैक को गिव अप क्यों कर दिया? प्रिंसिपल बोलता है क्योंकि जो उसका अटैक था वो पहले से ही ब्लॉक हो गया था, जो डिफरेंस इनके बीच में वो कुछ ज्यादा बड़ा है। कल शायद लड़की की बात कर रहे हैं। जॉनी थम्स अप करता है बाइजुजू को। प्रिंसिपल देख रहा होता है आगे की तरफ और फिर नाना को बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ बात कर सकते हो चलते चलते। वो जा रहे होते हैं एक जगह। प्रिंसिपल बोलते तुम्हें क्या लगता है क्या प्रॉब्लम हमारे स्टूडेंट्स में? नाना बोलती है इन्हें पूरी तरह से अपनी पावर्स के बारे में नहीं पता है, इन्हें डेवलपमेंट की कमी है इनमें। प्रिंसिपल बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। नाना मैं सच्ची मुझे तुम्हारे स्टूडेंट्स को कुछ ज्यादा एडमायर करता हूँ, मैंने गिफ्ट भी देना चाहता हूँ अगर तुम ज्यादा माइंड ना करो। नाना बोलती है गिफ्ट? प्रिंसिपल बोलता है हाँ ये छोटा सा गिफ्ट है, ये एक स्पेशल तरह का अलॉय है जिसकी कुछ ज्यादा हाई मेटेलिसिटी होती है। ये लेटेस्ट अलॉय है जिसे फेडरेशन रिसर्च कर रही है। ये ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल है और अगर ये डैमेज भी हो जाएगा तो ये खुद को रिकवर कर सकता है। अगर इसे आर्मर में डाला जाएगा तो उसकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से इंक्रीज हो जाएगी, मतलब अच्छी तरह से। ये प्रिंसिपल बोल रहा होता है और ये इन्हें फ्यूचर के लिए भी मतलब प्रोटेक्ट कर सकता है। फेडरेशन ने मेरे को थोड़े से दिए थे, मैं इन दोनों को 10-10 किलो दे दूंगा इसको। नाना ये सुन के चुप होती है। नाना बोलती है वो इस अकेडमी में नहीं आ सकते हैं। प्रिंसिपल बोलता है उन्हें जरूरत नहीं यहाँ पे आने की, सिर्फ मैं छोटा सा नॉर्मल सा गिफ्ट दे रहा हूँ। नाना बोलती है जो 10 स्टूडेंट आज के थे मैं हफ्ते में 1 दिन उन्हें पढ़ाया करूंगी। प्रिंसिपल ये सुन के सोच रहा होता है कि समझ गई मैं क्या कहना चाहता हूँ और मेरा मतलब क्या था इस सिचुएशन में। वो बोलते शुक्रिया शुक्रिया, तो कुछ ज्यादा ग्रेट न्यूज है, तुम क्वालिफाइड हो हमारे ऑनर टीचर बनने के लिए, तुम चाहते हो ऐसा, तुम बन सकते हो ऑनर टीचर यहाँ पे। नाना बोलते नहीं मुझे फेम नहीं चाहिए। प्रिंसिपल बोलता ठीक है जैसा तुमने बोला, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? नाना बोलती है मेरे को एक आर्मर सूट चाहिए स्पेस में जाने के लिए, मैं उड़ना चाहती हूँ। प्रिंसिपल सोच रहा होता है, मतलब हम बताया जाता है कि प्रिंसिपल ने ऐसा नहीं सोचा था कि नाना इस चीज को मांगेगी, ये डिफिकल्ट चीजें देने के लिए। प्रिंसिपल बोलते नाना वेल यस हाँ मेरे को कुछ टाइम चाहिए। नाना बोलती है मैं 2 सालों के लिए वेट कर सकती हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी लेवल 4 आर्मर को डिजाइन करने के लिए रिटर्न में। प्रिंसिपल चुप होता है, फिर थोड़ी देर के बाद बोलते नहीं तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो हम संभाल लेंगे, तुम हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करो। वेल नाना को इतनी ज्यादा खतरनाक तरीके से रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है इन्होंने। नाना बोलते ठीक है सब कुछ सेटल हो गया शुक्रिया। प्रिंसिपल सोच रहे थे ग्रेट है हमारे पास अब गोल्ड लेवल स्टूडेंट्स होंगे, ये टोटली वर्थ है। अगर हमारे कॉलेज के पास गोल्ड लेवल वॉरियर होगा प्रोटेक्ट करने के लिए तो हम फाइनली शर्क के साथ कम्पीट कर सकते हैं। फिर ऐसे 30 मिनट्स के इंटरवल के बाद थर्ड मैच स्टार्ट होने वाला था। आगे 2 बच्चे होते हैं, वेल ट्विंस होते हैं शायद। एक बोलता है नानगोंग लुओ रॉयल अकेडमी से, दूसरा बोलता है नानगोन ये लिंग। रेफरी अनाउंस कर देता है कि 2 हैं डुओ में तो तुम भी मतलब 2 फाइट करोगे। जॉनी बोलता है कि हम रेडी हैं। वो दोनों सामने सामने खड़े होते हैं। सामने वाले जो होते हैं उनमें से एक जल्दी से डिसअपियर होता है। जॉनी हैरान हो जाता है, वो बिल्कुल जॉनी के पास पहुंच जाता है। जॉनी सोच रहा था लाइटनिंग ये तो कुछ ज्यादा फास्ट है, ये तो फ्लैश की तरह मूव कर रहा है। वो अपनी फर्स्ट स्पिरिट टेक्निक गोल्डन ड्रैगन को यूज करता है और सेकंड स्पिरिट
टेक्निक गोल्डन एम्पर को यूज करता है, उसे एनर्जी कवर कर रही होती है। वेल अपने आप को थंडर से प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रहा होता है। तब जो दूसरा होता है बच्चा, वो बाइजुजू की तरफ अपने थंडर से अटैक कर देता है। बाइजुजू अपने स्नो के स्मोक टाइप को आगे की तरफ भेजती है उस थंडर को रोकने के लिए। बाइजुजू अपने हाथ से वेव करती है और आगे की तरफ कुछ ज्यादा आई शार्ड्स को भेज रही होती है। वो आई शार्ड उस बच्चे की तरफ जाता है। उसने थंडर से अपने आप को एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट कर लिया होता है आई शार्ड से बचने के लिए। वो फिर एक थंडर की बॉल को क्रिएट करता है और आगे की तरफ थंडर से अटैक कर देता है और सभी शार्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। वो फिर आगे की तरफ शूट करता है थंडर को। थंडर बॉल से जो थंडर होती है वो जॉनी की तरफ भी जा रही होती है और साथ में क्वानक्यू की तरफ भी जा रही होती है। वेल बाइजुजू की तरफ जॉनी सोच रहा होता है ये थंडर को स्प्लिट कर सकता है, ये मेरे को अलग करना चाहता है बाइजुजू से। जॉनी अपने हाथों पे एनर्जी को आता है और सोच रहा होता है कि पावर ऑफ डीमन एबिस ड्रैगन एक्टिवेट डिवोवरिंग एबिस। वेल ये शायद क्वानक्यू यूज करती है इस अटैक को, क्योंकि एबिस ड्रैगन तो क्वानक्यू की स्पिरिट है। एक आगे ब्लैक होल टाइप ही बन जाता है। वो थंडर को पूरी तरह से खा रहा होता है और गायब भी कर देता है। वो बच्चा हैरान हो जाता है, सोच रहा होता है मैं थंडर को अब्जॉर्ब कर रहा हूँ और मेरे ब्रदर की थंडर को भी। मैं तो मूव ही नहीं कर पा रहा हूँ फ्रीली, अभी तो कुछ ज्यादा मुश्किल है। विजन गोल्डन ड्रैगन रोर को यूज करता है और वो ड्रैगन रोर उस बच्चे के बिल्कुल ही पास से पहुंच जाती है। दूसरा बोलता है ब्रदर वापस आओ। वो लाइटनिंग कंबस्ट को यूज करता है और वो जो ब्रदर होता है उसका वो थंडर में गायब हो जाता है और वापस अपने भाई के पास मिक्स हो जाता है। एक तरह से फ्यूजन हो जाती है उन दोनों भाइयों की। बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से एनर्जी रिलीज हो रही होती है थंडर की। बाइजुजू बोलती ध्यान से कि इनकी जो स्पिरिट्स है वो मिक्स हो रही है। बाइजुजू जॉनी के पीछे होती है। बाइजुजू अपने आप को वेल ट्रांसफॉर्म करती है एक तरह से, उसके फेस में भी स्किल्स आ जाते हैं एक तरह से। बाइजुजू अपना एबिस ड्रैगन एम्बॉडीमेंट यूज करती है, मतलब एक तरह से मिक्स हो जाते हैं। वो जो उसकी शाख होती है वो एबिस ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाती है एक तरह से, उसे एनर्जी कवर कर रही होती है। वो दोनों भाई भी अपने स्पिरिट्स को मर्ज करते हैं और अपना अटैक यूज करते हैं साथ में आगे की तरफ थंडर वर्ल्ड विंड। एक थंडर का अटैक आगे की तरफ जा रहा होता है, वो जॉनी के ड्रैगन रोर को डिस्ट्रॉय कर देता है। जॉनी डेंजर को देख लेता है और बाइजुजू को पकड़ता है ग्रास से और पीछे की तरफ कर देता है। जॉनी आगे अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को करता है और एक शील्ड टाइप को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है। वेल उसने एक एंड ऊपर रखा होता है, एक उसे ग्राउंड में कर देता है। वेल अर्थिंग वाला सीन कर रहा है जो नेचुरली होता है। प्रिंसिपल बोलते है करना क्या चाहता है, दूसरा बोलता है क्या ये ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे है इसे। वो थंडर होती है उस जॉनी के ऊपर पड़ती है, जॉनी को उससे इफेक्ट पड़ रहा होता है शायद। बाइजुजू बोलती है जॉनी, नाना भी हैरान हो जाती है। जॉनी को ऐसे दर्द तो हो रहा होता है पर जॉनी वेल वैसे ही वो कर रहा होता है अर्थिंग वाला सीन। ऊपर वाले एंड से थंडर आ रही होती है और नीचे वो ग्राउंड में जा रही होती है। रेफरी बोलता है क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को मूव कर रहा है। प्रिंसिपल बोलता है क्या ये पॉसिबल है। थंडर पूरी तरह से गायब हो जाती है। वो दोनों भाई बोलते हैं कि इसने कैसा किया। जॉनी के मुंह से खून निकल आता है और वो बोल रहा होता है कि चलो बेयरली मैंने कर ही लिया है जैसे तैसे। रेफरी अनाउंस कर देता है कि जो मैच है ओवर होता है। जो टीचर होती है उनकी वो बोलती है कि इसने 3 रिंग्स की पावर को यूज किया 4 रिंग्स के वॉरियर्स के अटैक को झेलने के लिए, ये किस तरह की सोर्सरी है। जॉनी और बाइजुजू नाना के पास जाते हैं। जॉनी बोलता है हे नाना क्या 80% है ये। वेल क्या 80%। नाना बोलती तुम ऑलमोस्ट पहुंच गई हो। जॉनी बोलता है ग्रेट। वो हंस रहा होता है। वेल फिर हमें बताया जाता है कि ये मिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। लांस जॉनी ने विंड और वाटर को यूज किया था फ्रिक्शन को क्रिएट करने के लिए और लाइटनिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। उसने इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया थंडर को अट्रैक्ट करने के लिए। इसको काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है डिफरेंट एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए थोड़े अमाउंट ऑफ टाइम में। लांजान्यू अंडर प्रेशर होना चाहता था ताकि वो अपने डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर जो कंट्रोल है उसे इम्प्रूव कर सके। नाना बोलती है अब तुम आसान वाले तरीके को यूज कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। जॉनी बोलता है अगर मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारे साथ तो मैं सेफ ही हूँ। बाइजुजू बोलते कि तुमको ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हो। जॉनी बोलता पर ये काम किया ही है ना और मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट भी किया लास्ट में। फिर ऐसे प्रिंसिपल ने बाकी जो नेक्स्ट मैच था उसे कैंसिल कर दिया। नाना उन्हें ले जाती है दोनों को। प्रिंसिपल बोलते हैं इन दोनों ने मतलब बच्चों ने ऐसा किया कैसे। वो जो टीचर होती है उनकी वो बोलती है मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है। प्रिंसिपल बोलता है तुमने देखा जो डिफरेंस है हमारे और शर्क अकेडमी के बीच में। फिर नाना ने उन्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता दी फ्यूचर में ट्रेनिंग के बारे में और वो जो 2 अलॉयज थे वो उन्हें दे दिया और एक्सप्लेन कर देगी कैसे यूज करना है। फिर लास्ट में उन्होंने बाय बोल दिया। जॉनी और बाइजुजू चले होते हैं। जॉनी बोलता है कि वापस जाने से पहले मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे ये फिगर करना पड़ेगा कि कैसे क्लास को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। बाइजुजू बोलते हैं कि तुम्हें पहले ये सोचना चाहिए कि स्कूल से कैसे डील करना है, हमने इतना ज्यादा रायता फैलाया हुआ उसके लिए। जॉनी बोलता है वेल हाँ वो बात भी है, मुझे याद दिलाने के लिए शुक्रिया। फिर हमें शर्क अकेडमी का सीन दिखाया था। डीन वहां पे होती है और बोलती है लू फेंग और क्वानली क्या यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है। युआनन और टांग युगे भी वहां पे होती हैं। प्रिंसिपल फोन पे बोल देती है कि उन बच्चों को यहाँ पे लाओ। फिर ऐसे डीन बोलती कि हाँ सर लान जॉनी भी वापस नहीं आया। वांग बोलता है कि जल्दी से रिपोर्ट करो मुझे वो वापस क्यों नहीं आए हैं। टांग सेक्ट के पीपल यहाँ पे और वो एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। डीन बोलती है ठीक है। टांग युगे बोलती है मास्टर वांग तो जैसे लग ही नहीं रहा है कि खुश है। युआनन बोलते कि हमने कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है ना इस टाइम।
फिर जॉनी वहाँ पहुंच जाता है और बोलता है फाइनली पहुंच गए हैं। मैं फोन करता हूँ और मास्टर टांग को पहले बताता हूँ। बाइजूस बोलती है ठीक है। जैसे फोन वो करता है तो वो जोर से बोलता है टीचर उसका कि तुम पागल हो क्या, तुम अपने माइंड को खो चुके हो तुमने क्या, ये तुम्हारा फाइनल एग्जाम था, तुमने इतनी बड़ी चीज कैसे क्रिएट कर दी, इतनी बड़ी प्रॉब्लम। जॉनी बोलते सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उसका टीचर बोलते तुमने कुछ भी नहीं किया तो तुम चाहते क्या, तुम कहाँ पे पहले मुझे ये बताओ। जॉनी बोलता मैं कैंपस में वापस आ गया हूँ। टीचर बोलता क्या, वहीं पे रुको, मैं तुम्हें प्रिंसिपल के ऑफिस में लेके जाता हूँ जल्दी से, और हाँ मास्टर शू को बोलो आने के लिए। जॉनी बोलते वेल ठीक है। फिर हमें बताया जाता है कि ये ऑब्वियस था कि टांग से अनुआ को रिमाइंड करने की कोई जरूरत नहीं की शूला को फोन करो, क्योंकि जॉनी ने करना ही था अपने आप को बचवाने के लिए। टीचर आ रहा हो तो जल्दी से आगे और बोलते तुम, वो स्विंग कर देता पंच को। जॉनी नीचे की तरफ डोज करके बच जाता है। जॉनी बोलते प्रोफेसर ऐसे कि तुम पंचेस थ्रो कर रहे हो। उसका टीचर बोलते तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो मुझसे, तुम्हारे पास कोई आइडिया भी कितने ज्यादा टाइम डीन ने मेरे ऊपर चिल्लाया है, तुम सोचते क्यों नहीं हो, तुम एडमिट क्यों नहीं कर लेते कि तुमने यहाँ पे गलती की है, तुम्हें सिर्फ माफी मांगनी टांग सेक्ट के लोगों से, तो तुम ऐसे क्यों नहीं करते, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे बाद में, तो तुम प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रहे हो। जॉनी नीचे झुकता और बोलते प्रोफेसर मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें ऐसे ही चिंता दी है। प्रोफेसर आना जाता फिर वो बोलता है क्या, वो फिर शांति की सांस लेता है क्योंकि थैंक यू सुन के अच्छा लगा, नॉर्मल सी बात ऐसे। वो फिर बोलता है कि ये याद रखो कि मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे, जो तुमने किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें झेलने पड़ेंगे, चलो चलते हैं। अगर वो तुम्हें मारना चाहती है तो 2 बार मारने देना खुद को, ठीक है। फिर हमें हेडमास्टर का ऑफिस दिखाया था। जॉनी वहां पहुंच जाता है। जॉनी बोलता है हेलो मैडम। डीन बोलती है तुम वापस आ गए हो। टांग जैन सोच रहे होते नहीं ये टोन, ये वो टोन है जब इसने यूज किया था जब इसने मेरे को धोखा दिया। वेल डीन ने इसे धोखा दिया। डीन बोलती सर लांजानी यहाँ पे आ गया है, हमें बात करनी है। टांग जैन वो बोलता है रुको, ऐसी बात नहीं थी कि हमने लांजानी की बात सुननी है पहले, कि इसने कुछ गलत कर दिया है, हमें पनिश करना पड़ेगा इसे। पनिशमेंट तो चलेगी पर हम इसे एक्सपेल नहीं कर सकते हैं। डीन बोलती है कि किसने बोला हम इसे एक्सपेल कर रहे हैं, बकवास बंद करो, साइड में खड़े हो जाओ। जैनो शांति की सांस लेता सोच रहा होता है ऐसा लग रहा है ये अच्छी हो गई है मेरे ऊपर चिल्लाने से। तभी नॉकिंग होती है। वांग वहां पे आ जाता है, टांग सेक्ट का लीडर वहां पे आ जाता है, एंड वो आ जाता है, क्या बोलते हैं, डेंगबू वहां पे आ जाता है। जॉनी बोलते हैं प्रोफेसर मास्टर टांग। वांग आके बोलता है कि एयरक्राफ्ट कहाँ पे है। जॉनी बोलता है यहाँ पे, मतलब शायद उसने सेव करके रखी होती है रिंग में। वांग बोलता है एक ऑनेस्ट रिपोर्ट लिखो कि क्या हुआ था और माफी मांगो टांग सेक्ट से, तुम सातों के साथ हुई, हम तुम्हें इसलिए यहाँ पे रख रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट टाइम नहीं होगा कुछ भी, मतलब सेकंड टाइम तुम्हें मौका नहीं दिया जाएगा यहाँ पे। डीन सोच रही होती है कि ये ऐसा गुस्सा, मतलब एक तरह से गुस्से से बात करना चाहता है पर ऊपर से प्रोटेक्ट भी कर रहा है इन्हें। जैनो सोच रहा था एक इंसान शांति की बात है कि हमारी साइड में है, अगर कुछ गलत नहीं होगा तो हम इसे शांति से भी फिनिश कर सकते हैं। जॉनी बोलते रुको मास्टर वांग, मैं एयरक्राफ्ट को वापस नहीं कर सकता इनको, और मुझे ये नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं, मतलब जितने वहां पे होते हैं। मास्टर बोलते हैं लांस जॉनी, वो उसे पकड़ लेता है कपड़ों से और बोलता है तुम क्या बात कर रहे हो। जॉनी बोलता है अगर मैं क्रिमिनल भी होऊंगा फिर भी मेरे पास राइट होगा ना एक्सप्लेन करने का खुद को। टीचर बोलते नहीं तुम्हारे पास नहीं है। वांग बोलता तो बोलो, पर तुम्हें ध्यान से बोलना जो भी चीज तुमने बोलनी है, ठीक है। अगर तुम कुछ भी गलत बोलोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें सफर करने पड़ेंगे। टांग जैनो बोलता है एक अच्छा एक्सक्यूज खुद के लिए फाइंड करो। वो धीरे से बोलता है। डीन सोच रही होती है कि अब क्या होगा। जॉनी आगे की तरफ मूव कर रहा होता है वांग की तरफ। टांग सेक्ट का लीडर होता है वो सोच रहा होता है बच्चा कुछ ज्यादा क्लोज खड़ा है और ये पावरफुल ओरा को भी रेजिस्ट कर पा रहा है गॉड लेवल वॉरियर्स के, और इसकी स्पिरिट एनर्जी अबिस रैलम में पहुंच गया। ये कितना ज्यादा ओल्ड है, ये सिर्फ 13 साल का बच्चा और ये अबिस रैलम वॉरियर है। अच्छा इसीलिए वांग टियान्यू इसे डिफेंड करता रहा हमेशा। जॉनी नीचे झुकता है और बोलता है कैप्टन जो भी पहले हुआ है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। वेल डेंगबू को बोल रहा होता है ये। जॉनी बोलता है मास्टर वांग मास्टर टांग, मैं ये सपोज करता हूँ कि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि सिचुएशन क्या हुई है, पर तुमने मेरी पर्सपेक्टिव से कुछ सुना ही नहीं, मतलब मेरा तो कुछ सुना ही नहीं, मैंने क्लैरिफिकेशन देनी है आपको। और सिचुएशन की बात की जाए तो मैं कुछ चीजों को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। मास्टर वांग बोलते ठीक है बोलो। जॉनी बोलता हमें बोला गया था कि हमें टांग सेक्ट के लोगों को रेस्क्यू करना है, इसलिए हमने ये मिशन को एक्सेप्ट किया, पर जब हमारे पास मनी नहीं थी तो कैप्टन हमें छोड़ के चला गया और उसने हमें बताया कि हमारा रियल मिशन ये है कि हमें वापस आना 10 दिन के अंदर। हमें सभी को पता था कि ये जो मिशन है ये इम्पॉसिबल है। एयरक्राफ्ट को यूज करने के लिए 5 दिन लगने थे और पार्किंग लॉट तक पहुंचने के लिए 3 दिन लगने थे। हमारे पास सिर्फ 2 ही दिन थे फाइंड करने के लिए एयरक्राफ्ट के रास्ते को। टांग सेक्ट का लीडर सोच रहे होते मिशन तो जरा भी नॉर्मल नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि मास्टर वांग को ऑलरेडी पता होगा ये। जॉनी बोलता है हम कुछ ज्यादा चिंता कर रहे थे जब हमें ये पता लगा, हम कुछ ज्यादा हेल्पलेस थे। जो लड़की थे उन्होंने रोना भी स्टार्ट कर दिया। मैंकिन और बाइजुजू एक दूसरे की तरफ देख रहे होते सोच रहे थे क्या हमने सच्ची मुच्ची ऐसा किया। वैली कुछ ज्यादा तेज लोमड़ी है जवानियों। जॉनी बोलता है पर हम फिर भी ट्राई करना चाहते थे, हम एक्सपेल नहीं होना चाहते थे इस एग्जाम की वजह से। जो मास्टर वांग होता है वो सोच रहा होता है कि इसकी बातों में पॉइंट तो है। वेल क्या ये अपनी बातों में उलझा देता है सभी को। जॉनी बोलता है कि जब हम पैनिक कर बैठे तो हम फाइनली शांत हो गए और हमने साथ में काम करना स्टार्ट कर दिया एयरक्राफ्ट को फाइंड करने के लिए बिना किसी क्राइम को कमिट किए और वेल यहाँ पे नॉर्मली वापस आने के लिए। हम स्पिरिट टावर पे गए, उन्होंने हमें बोला कि हमें 15 दिन वेट करना है।
हमारे पास सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ था कि हमें वो एयरक्राफ्ट यूज करनी है जो हमें उस प्लेनेट तक लेके गई थी, पर हम पूरी तरह से श्योर नहीं थे कि वो वहीं पे होगी और हमें इक्विपमेंट भी चाहिए थे जिसे हम यूज कर सकें। तो इसलिए हम एक स्टोर में गए। जो ओनर था उस प्लेस का वो एक बहुत बड़ा स्कैमर था। हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ा। फिर हमारे कैप्टन वहां पे आ गए और तुम्हें पता ये नेक्स्ट क्या हुआ। हम बिलीव करते गए और मतलब करते गए, जितनी मर्जी सिचुएशन डेंजरस क्यों नहीं, फिर भी हम इस मिशन को करने की कोशिश हमने की। हमने फाइनली कंप्लीट कर लिया और हम जिंदा वापस आ गए। डेंगू सोच रहा होता है कि ये क्या बोल रहा है, इसने जो भी बोला ये गलत नहीं है, पर पूरी तरह से सच भी नहीं बोला इसने। वो बोलता है लांजानी, तुम पूरी तरह से सिचुएशन को मतलब ऐसे नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। उसका क्या हुआ जो तुमने टांग सेट के एयरक्राफ्ट को चुरा लिया है। जॉनी बोलता है क्या चुराया, किसने बोला मैंने तुम्हारे एयरक्राफ्ट को चुराया। डेंगू बोलता है कि तुम झूठ नहीं बोल सकते, यहाँ पे हमारे पास एविडेंस है। जॉनी चुप होता है और ऐसे सोच रहा होता है। टांग जैनवा भी चुप होता है, वो सोच रहा होता है ये कर क्या रहा है। बांग सोच रहा होता है कि अभी भी हमसे झूठ बोलेगा। जॉनी बोलता है मुझे पता है, मैं समझता हूँ अब, इसलिए सभी मेरे ऊपर गुस्सा है। ये कुछ ज्यादा अनफेयर है। मैंने कैप्टन को देखा था ये एनिमीज की तरफ मतलब ऐसे घूर रहा था, एक दूसरे को वो इशारे कर रहे थे। मैंने ये सोचा पहले कि ये एक स्पाई है, इसलिए मैंने इसे बांध के रख दिया। मास्टर वांग और मास्टर टांग, मैं ऐसे क्यों टांग सेट के एयरक्राफ्ट को चुराऊंगा। मैं इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं हूँ। मैं इस चीज क्यों करूंगा जिससे मेरी रेपुटेशन डैमेज हो जाएगी। मैं इतना भी ज्यादा गरीब नहीं हूँ, मेरे पास अभी भी कुछ ज्यादा मेडल्स है आउटर कोर्ट के। वेल ये पर्पल बैजेस को बोल रहा है। वांग सोच रहा होता है हाँ ये बोल तो सही रहा है। जॉनी बोलता है कैप्टन तुमने क्या बोला इन्हें, तुमने ये बोला कि हमने तुम्हारे एयरक्राफ्ट को चुराया है। डेंगू बोलता है तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं स्पाई हूँ। मास्टर टांग बोलते डेंगू चुप हो जाओ, तुमने एयरक्राफ्ट लिया क्यों है ये बताओ मुझे। जॉनी बोलता है बिकॉज जो टांग सेक्ट है। जॉनी बोलता है टांग सेक्ट की वजह से किया मैंने नहीं चाहता था इसे लेना, पर हमने एविडेंसेस फाइंड किए एयरक्राफ्ट के ऊपर। अगर ये स्पाई नहीं है तो हम डेफिनेटली उसे टांग सेक्ट को वापस कर देंगे। हमें हमेशा बोला जाता है कि शर्क और टांग सेक्ट जो वो फैमिली की तरह है, और मेरे जो मास्टर वो भी चाहते थे तुम्हें ज्वाइन करना, मतलब मेरे को बोलते थे ज्वाइन करने के लिए। और एक और रीजन है कि मैंने ऐसा क्यों किया। कैप्टन मुझे ये बताओ जो एयरक्राफ्ट है वो एक पायरेट शिप की तरह रजिस्टर है ना, तो इसका मतलब यहाँ के जो लोग हैं उन्हें ये पता नहीं है कि वो टांग सेक्ट की है। डेंगू बोलता है हाँ। जॉनी बोलता है कि इस प्लेनेट में भी हमारे पास स्पाइज हैं, तो डेफिनेटली स्पाइज यहाँ पे भी होंगे, मतलब हमारे स्पाइज भी होंगे वहाँ पे। वांग बोलता है हाँ तुम सही तो बोल रहे हो, उन लोगों को पता है हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ पता है। जॉनी बोलता है तो अगर हम स्पाइज को पता लगाने देंगे कि ये एयरक्राफ्ट टांग सेक्ट की है तो उन्हें पता लग जाएगी कि जो भी हुआ है वो हमारी वजह से हुआ है। मैंने बस इतना ही किया कि टांग सेक्ट की जो एयरक्राफ्ट है उसे मैं छुपा सकूं। इसमें कुछ गलत है क्या, मतलब नॉर्मली वांग के स्पाइस भी हैं यहाँ पे, तो ये जॉनी ऐसा कर रहा है। उस शिप का पता लग जाता है कि वो एक्चुअल में टांग सेक्ट की है और पायरेट्स की नहीं है, तो ये पकड़े जाते हैं। ऐसा वैसा कुछ, ये उल्लू बना रहा सभी को। ऐसे चुपचाप ही मतलब सारा रूम ही शांत हो जाता है। फिर टांग सेक्ट का लीडर बोलता है मेरे को तो नहीं लगता ये कुछ गलत है, इसने हमारी लाइव्स को सेव किया है। जॉनी कुछ ज्यादा तेज है, मतलब क्लेवर है। वांग बोलता है तो तुमने मेरी कॉल को क्यों नहीं आंसर किया। जॉनी बोलता है कि बात ये है कि मैंने एक सीनियर को पकड़ के रखा था टांग सेक्ट के एज अ होस्टेज। मुझे डर था, मैं तुम सभी का शांत होने का इंतजार कर रहा था बात करने से पहले, पर बात यह कि मैंने और ज्यादा प्रॉब्लम कोज कर दी। टांग सेक्ट का लीडर चुप होता है और सोच रहा होता है बच्चा कुछ ज्यादा ब्रिलियंट है। लीडर बोलता है अच्छा ऐसी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम दोनों के बीच में, एयरक्राफ्ट को रिटर्न कर दो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जॉनी बोलता है ठीक है। तभी कोई बोलता है जोर से टांग मियो तुम ये नहीं सोच रहे कि कुछ ज्यादा अनफेयर हो रहा है ये यहाँ पे। वो शूला होता है। जॉनी बोलता है मास्टर शू तुम सही टाइम पे आए हो। शूला बोलते तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम क्या सोच रहे हो तुम मेरे लोगों को हर्ट कर सकते हो। टांग बोलता है क्या लांजानी मेंबर है फ्रेटर्निटी ऑफ लाइफ का। शूला जॉनी के हाथ को ऊपर की तरफ करता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है क्या डाला इसने अपने हाथ में, तुम्हारी एयरक्राफ्ट किस चीज के अंदर होगी, वो ऑब्वियसली रिंग ऑफ फेट के अंदर है। वांग भी हैरान हो जाता है और टांग बोलता है ये चूजन वन है। फिर हमें बताया जाता है कि जो फ्रेटर्निटी ऑफ लाइफ है वो एटर्नल ट्री से ज्यादा चीजों को रिप्रेजेंट करती है। ये एक सपोर्ट सिस्टम है गॉड लेवल वॉरियर के लिए, जिससे उनकी लाइफ प्रोलॉन्ग होती है। वह ट्री हेल्प करता है इनकी, और ऊपर से ये इस प्लेनेट की सबसे ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन भी कंसिडर कर सकते हैं। अब किसे पता कि जो नेक्स्ट लीडर होगा फ्रेटर्निटी का वो लांजानियो है। जॉनी सोच रहा था वेट मैं कब से न्यू लीडर बन गया फ्रेटर्निटी का, पर मैं ये गैस कर सकता हूँ कि अभी टाइम नहीं है उस क्वेश्चन के लिए। टांग बोलते कि मास्टर शू मुझे माफ कर दो, हमारे पास कोई भी आइडिया नहीं था इस सिचुएशन के बारे में। लांजानियो में माफी मांगता हूँ टांग सेक्ट के बिहाफ में। शूला बोलते रुक जाओ, हमारे भी रूल्स होते हैं, अपनी अपोलोजाइज को मतलब अपनी माफियों को भी सेव करके रखो बाद में, थोड़ा तो सोचो तुम एक टाइम के लिए भी। क्या किया तुमने यहाँ पे। वांग बोलते माफ कर दो मास्टर शूई ने, हमारे पास कोई भी राइट्स नहीं है टांग सेक्ट के एयरक्राफ्ट को लेने के। जॉनी सोच रहा था क्या ये सही नहीं लग रही है सिचुएशन मेरे को। शूला बोलते जॉनी चलो यहाँ से चलते हैं, जो एयरक्राफ्ट की तुम बात कर रहे हैं तुम्हें क्या लगता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फ्रेटर्निटी की रेपुटेशन से। तुम्हें क्या लगता है क्या लगेगा लोगों को अगर इस सिचुएशन के बारे में उन्हें पता लगेगा। वांग टैन्यू ये चीज याद रखो, तुम इस सिचुएशन से बाहर नहीं जा सकते हो। वेल एक तरह से जॉनी की यहाँ पे बेइज्जती हुई है तो ये शूला इतना ज्यादा गुस्सा है, वो बोलता है मैं तुम्हें पेविलियन में देखता हूँ। वो चला जाता है वहां पे जॉनी को लेके। टांग बोल रहा होता है मास्टर शू। वांग भी चुप होता है, फिर थोड़ी देर के बाद बोलता है ब्रदर टांग मुझे माफ कर दो, ये मैन कुछ ज्यादा तेज है और ऐसे मतलब कुछ भी बोलता रहता है। इसने अपनी पूरी जिंदगी
जिंदगी फ्रेटर्निटी के लिए डेडिकेट की है और ऊपर से कुछ ज्यादा प्रोटेक्टिव है फ्रेटर्निटी के मामलों में। मैं बाकियों से डिस्कस करूंगा इसको। टांग बोलता है कुछ भी नहीं, मतलब छोड़ो मास्टर वांग। मास्टर शू को ये बोल दो कि वो एयरक्राफ्ट को ले सकते हैं एज अ कंपेंसेशन, जो हुआ लांजानियो को उसके लिए। ये एक एयरक्राफ्ट ही है, हम मास्टर शू को अपसेट नहीं कराना चाहते हैं। वांग बोलते हैं क्या हम ऐसे ले सकते हैं? टांग बोलते हैं कि तुम इसे एज गिफ्ट कंसिडर कर सकते हैं न्यू लीडर के लिए जो कि फ्रेटर्निटी का है। वांग बोलते हैं कि मैं जाता हूँ और फाइंड करता हूँ मास्टर शू को, मैं कोशिश करता हूँ उन्हें शांत कराने की। टांग बोलता है कि ठीक है बाय ब्रदर टांग। वांग चले जाता है वांग चले जाता है वहां से। एक और बोल रहा था वेट मेरा तो करो मैं भी आता हूँ, वो भी चल जाता है, कोई दूसरा पर्सन पता नहीं कौन था। फिर ऐसे कुछ लोग रह जाते हैं वहां पे। डीन सोच रही होती है कि मेरा एक ही ब्रेन सेल बचा हुआ और वो भी मर रहा है, अब मुझे टाइम लगेगा इन चीजों को डाइजेस्ट करने के लिए जो भी यहाँ पे हुआ है। क्वानली बोलता है एयरक्राफ्ट अब हमारी है। ल्यूफेंग बोलता है मुझे भी ऐसे लगता है। युआनन बोलते हैं ज़्वानी सच मुझे अमेजिंग है, हम कम्पीट ही नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए उससे, हम सिर्फ उसे फॉलो कर सकते हैं। टांगू की बोलती है कौन है हम, मतलब हम क्या बोल रहे हो तुम? युआनन बोलते तो अच्छा कोई मेरे से भी ज्यादा बेवकूफ है यहाँ पे। डीन गुस्से से बोलती क्या तुम सभी बोर हो, दफा हो जाओ यहाँ से। वो सभी चले जाते हैं। फिर हमें ट्रियो फ्रेटर्निटी का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे शूला और ज़्वानी जा रहे होते हैं। ज़्वानी बोलता है वेल उसका क्या मतलब है जब तुमने बोला कि मैं फ्यूचर लीडर हूँ। शूला बोलता है क्या तुम्हें मजाक लग रहा है, तुम इतने बड़े ट्रबल मेकर हो, तुमने टांग सेक्ट को भी सिचुएशन में खींच के ले आए तुम, पर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो ऐसे ग्रजेस को होल्ड नहीं करेंगे, और ऊपर से तुम्हें उन्होंने शिप एज अ गिफ्ट दे दी है, वो तुम्हारे साथ अलायंस फॉर्म करना चाहते हैं। ज़्वानी बोलता है फ्रेटर्निटी इतनी ज्यादा पावरफुल है? शूला बोलता है हाँ वो है, तुम वेट करो तुम्हें लग जाएगा पता। ज़्वानी बोलता है अच्छा ऐसी बात है, मास्टर वांग ने तुम्हारी हेल्प की थी पहले। शूला बोलता है उसे पता है कि तुम चूजन वन हो, ऐसा तो वो तुम्हें देखने से लगता है ऑनरेबल मैन, पर भगवान को पता है कि क्या चलता रहता है उसके माइंड के अंदर। ज़्वानी सोच रहे थे तो इसका मतलब सब खतरनाक है यहाँ पे, कितना ज्यादा फनी है। ज़्वानी बोलता है मास्टर शू मेरे को ये लगता है कि तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए उसकी पीठ के पीछे ऐसे। वांग वहां पे आ जाता है और बोलता है क्या मैंने कुछ गलत बोला है? आप बोलो टांग मियो भी बहुत ज्यादा तेज है। वेल टांग मियो वो शायद पता नहीं कौन लीडर की बात हो रही है। वांग बोलता है लांजानियो तुम एयरक्राफ्ट को रख सकते हो अपने लिए, ये तुम्हारी एक्सपेरिमेंटल क्लास के लिए, समझते हो तुम? ज़्वानी बोलता ठीक है। वांग बोलते कि अब सब कुछ हो गया कंप्लीट, तो यहाँ पे ऐसे मत घूमो बेमतलब के, तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तुम्हें ज्यादा जल्दी नहीं करनी है ठीक है, धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करो। ज़्वानी बोलता है ठीक है, वो वहां से चला जाता है। वांग बोलता है कि ये पूरी सिचुएशन को समझता है पहले फिर कुछ एक्ट करता है, इसकी एनर्जी ऊपर से स्पिरिट एबिस रेलम में पहुंच गई है। शूला हंसता और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ही अकेला हूँ जिसने फ्यूचर लीडर को चूज किया है? वांग भी हैरान हो जाता है, बोलता है क्या तुम्हारा कहने का मतलब? वो ट्री की तरफ देखता है, वेल ट्री ने चूज किया ज़्वानी। तभी हमें टांग सेक्ट का लीडर डेंगबू दिखाई देता है। डेंगबू बोलता है सर तुमने सच्ची में उन्हें एयरक्राफ्ट दे दिया? टांग बोलता है कि कोई टाइम ऐसा होता है जब तुम्हें पीछे हटना पड़ता है, जो फ्यूचर लीडर फ्रेटर्निटी ऑफ लाइफ का अगर ये रिवील हो जाएगी, ये इन्फॉर्मेशन रिवील हो जाएगी तो वो और भी ज्यादा वैल्यूएबल है एयरक्राफ्ट से, हमें ये चीज पता लग गई है तो वैल्यूएबल है एक तरह से, पर याद रखना इसे एज अ सीक्रेट रखना ठीक है, किसी को तुमने बताया तो तुम बहुत ज्यादा गंदी सिचुएशन में पड़ जाओगे। डेंगबू बोलता है ठीक है। फिर हमें बताया जाता है कि लांजानियो मतलब उसके रूम में वापस जाने से पहले और रिलैक्स करने से पहले टांग ज़ानुआ ने उसे बुला लिया इंटरस्टेलर सेंटर में। टांग ज़ानुआ बोलते तुमने क्या बोला, यहीं पे रहो, इसे मत बताना किसी को भी ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारे लीडर के बारे में, मतलब तुम लीडर हो उसके बारे में। अब मुझे बताओ एयरक्राफ्ट को।